हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनक्रेडिबल अभिषेक। तो आज हम आईबी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिए हैं, तो हम इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। पहले प्रियम्बल समझ लेते हैं, प्रियम्बल है क्या। तो सबसे जो पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ प्रियम्बल। प्रियम्बल है क्या? तो प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसफी और उसके ऑब्जेक्टिव को। एक एमिनेंट जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हुए नानी पालकीवाला, वो बोलते हैं कि प्रियम्बल क्या है, हमारा आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे हम बचपन में हमारा भी आईडी कार्ड बनता था स्कूल में, उसमें नाम, पता, स्कूल का नाम, क्लास लिखा हुआ करता था। उसका मोटिव था कि किसी को मिले हमारा आईडी कार्ड तो पहली बार में ही हमारे बारे में समझ जाए कि हम हैं कौन, हम कहाँ से हैं। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने प्रियम्बल डाला, जिससे कि अगर जिसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ना चाहे तो प्रियम्बल पढ़ के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव और फिलोसफी को समझ सके। सबसे पहले हमें प्रियम्बल जैसी चीज़ें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। वहाँ से हमारे संविधान बनाने वालों ने इंस्पायर होकर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला। प्रियम्बल देखते हैं। प्रियम्बल हमारा कुछ पहले वाला ऐसा दिखता था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहाँ पे केवल सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन अगर आज हम प्रियम्बल पढ़ेंगे, देखने को मिलेगा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमें दो नए टर्म देखने को मिलेंगे, सोशलिस्ट और सेकुलर। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे तो यूनिटी ऑफ द नेशन केवल है, यहाँ जाएंगे तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है। तो ये तीनों चीज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ी गई हैं। और जैसे कि और आगे हम बढ़ेंगे, जैसे हमने पहले ही बताया कि जो हमारा प्रियम्बल है अमेरिका से लिया गया है, वैसे ही और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई है हमारे प्रियम्बल में। जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीज़ें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। ये जो टर्म जस्टिस है, ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। जो लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो आज हम कुछ जो शब्द हैं जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस वीडियो में इन सारे सब टर्म्स का मतलब जानेंगे। तो सबसे पहला टर्म है जो सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल या एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। अगर और सिंपल भाषा में समझे, जो टर्म सॉवरेन का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ एनी अदर कंट्री और एनी अदर अथॉरिटी। जैसे कि इंटरनल अफेयर की बात करते हैं तो इंडिया फ्री है अपना इंटरनल अफेयर करने से। जैसे कि क्या इंडिया में डोमेस्टिक पॉलिसीज़ होंगी, क्या रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, केवल और केवल सब इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ना कि कोई बाहर का गवर्नमेंट या फिर कोई अथॉरिटी बताने वाली है हमें कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो। अगर एक्सटर्नल अफेयर की बात करें तो इंडिया क्या रसिया से तेल खरीदेगा या फिर इंडिया किसके अगेंस्ट यूएनएससी में वोट करेगा, ये भी इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इंडिया डिसाइड करता है, ना कि कोई बाहर की कंट्री हमें बताती है कि आप किसके फेवर में वोट करोगे, किसके फेवर में नहीं वोट करोगे। तो सिंपल सी बात है कि सोवरेन का मतलब कि इंडिया फ्री है अपना एक्सटर्नल और इंटरनल बिजनेसेस संभालने के लिए। जो दूसरा टर्म है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब वो कहता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो अल्टीमेटली किसके हाथों में है? पीपल्स के हाथों में है। तो डेमोक्रेटिक दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं अपने पावर को, जैसे कि एंशियंट ग्रीक में हुआ करता था। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है कि पीपल एक्सरसाइज करते हैं अपने पावर को अपने चूजन रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। जैसे इंडिया में हम एमपी चुनते हैं, एमएलए चूज करते हैं, तो वो सब हमारे बेसिस पे पावर को एक्सरसाइज करते हैं कि हमारे यहाँ क्या रूल रेगुलेशंस होंगे। जो दूसरा टर्म है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट हो वो इलेक्टेड वन हो। इंडिया में जैसे हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो इलेक्टेड वन है, जबकि यूके में देखेंगे तो वहाँ पे किंग होता है जो मोनार्की होता है। जो तीसरा टर्म है वो सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट हमने पहले ही बोला, सोशलिस्ट और सेकुलर ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं। जो दूसरा टर्म है सोशलिस्ट, अगर सोशलिस्ट को हम मीनिंग टू मीनिंग समझें तो कन्वेंशनल टर्म में सोशलिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज हो वो स्टेट द्वारा कंट्रोल हो। स्टेट मीन्स कि गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल हो, और बहुत फ्यू ऑफ देम जो इंडस्ट्रीज हों वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में हों। लेकिन आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद से अब इंडिया में जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, जबकि बहुत कुछ ही इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के पास है। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर इज बोरोड फ्रॉम। तो चार ऑप्शन है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जापान। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या बोरो किया है, देन इस क्वेश्चन को लास्ट में हम सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या चीज़ें उठाई हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो सबसे पहली चीज़ें उठाई हैं वो है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम को हम फेडरलिज्म भी बोलते हैं। फेडरलिज्म को अगर हम सिंपल टर्म में समझें तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे गवर्नमेंट बोल लो या फिर पावर डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट के बीच में बाय रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया में है सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर हर सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव एक एक स्टेट में होता है जिसे हम गवर्नर बोलते हैं, तो वो भी हमने 1935 से लिया है। जुडिशरी लिया है हमने, हमारे यहाँ जुडिशरी जैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सिस्टम को बोलते हैं जुडिशरी, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन लाइक यूपीएससी वो भी हमने 1935 से लिया है। इमरजेंसी प्रोविजन हमें पार्ट 18th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है और आर्टिकल 352 से 360 के बीच में। इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है? इमरजेंसी प्रोविज़न प्रेसिडेंट को पावर दिए गए हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जैसे लाइक वार हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहे हैं, इंडिया में इंटरनली डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उस सारे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा उसके लिए इमरजेंसी प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर होकर लिया है, जिससे कि कंट्री स्मूथली रन कर सके। एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल सिंपल टर्म में कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल होंगे वो सब नोट डाउन किया जाएगा, ये भी हमने 1935 से इंस्पायर होकर ले रखा है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेकर रखे हैं। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ें लेकर रखी है हमने वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अगर हम सिंपल टर्म में समझे तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट वो ड्रॉन करती है अपना पावर फ्रॉम एंड अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट। चलिए सिंपल शब्द में बताता हूँ। इंडिया में पार्लियामेंट दो हाउसेस में डिवाइड है, एक लेजिस्लेचर, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में मेंबर होते हैं 543 और राज्यसभा में 245। अब इन्हीं में से कोई मिनिस्टर बनता है, उसी मिनिस्टर को हम बोलते हैं गवर्नमेंट या फिर कैबिनेट या फिर एग्जीक्यूटिव, और ये मिनिस्टर इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जवाबदेही होते हैं। लोकसभा में जब स्पीचेस चलती हैं तो जो क्वेश्चन पूछते हैं लोकसभा के मेंबर उनको जवाब देना पड़ता है, और ये तब तक मिनिस्टर बने रहेंगे जब तक इनका सपोर्ट रहेगा। तो उस जो सिस्टम को ले रखे हैं उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सेकंड हमने जो चीज़ें ले रखी है वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि नो वन अबव द लॉ एंड लॉ इज़ सुप्रीम, कि कोई लॉ से बढ़ के नहीं है और लॉ ही सुप्रीम है। एंड एवरी वन इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ, मीन्स कि सबके सब बराबर हैं। आप पीएम हो, सीएम हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके सब लोग लॉ की नज़र में बराबर हैं। जो तीसरी चीज़ लिए रखी है हमने वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को अगर हम सिंपल टर्म में बताऊं तो होता है कि कोई बिल एक्ट कैसे बनेगी, जो प्रोसीजर फॉलो होता है उसको बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि एक ही सिटीजन हो। आप अगर यूपी के सिटीजन हो तो इंडिया के सिटीजन हो, जबकि इसका उल्टा होता है यूएस में। यूएस में अगर आप किसी स्टेट के सिटीजन हो तो आपको एक यूएस की भी सिटीजनशिप मिलेगी, तो उसे डबल सिटीजनशिप बोलते हैं। ये भी हमने ब्रिटिश से लिया है, वहाँ सिंगल सिटीजनशिप चलता है। और जो हमने एक और चीज़ ली है वो है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम मतलब कि इंडिया में 3 टाइप के मिनिस्टर बनते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, एक बनते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और जो तीसरे बनते हैं वो है डेप्यूटी मिनिस्टर। ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन ये सब कन्वेंशन है। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेन पावर, जो मेन जिनके पास पावर होता है, मेजर जो डिसीजन लेते हैं, तो ये भी हमने ब्रिटिश से लिया है। प्रेरोगेटिव ऑफ रिट्स जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कोवेरेंटो, सरसरी नाम जैसी रीटें हैं। रिट सुप्रीम कोर्ट को पावर है, हाई कोर्ट को पावर है कि किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो हमने रीट ले रखा है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब है कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको क्या क्या प्रिविलेजेज है। तो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 105 में, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो एमपी एमएलएज है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अगर वो कुछ पार्लियामेंट में बोल भी देते हैं तो उन्हें आप चीज़ जो बोले हैं उसके लिए आप कोर्ट नहीं ले जा सकते, उनको प्रिविलेजेस मिला है क्योंकि वो सबके मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके बात रखने के लिए। वैसे ही आर्टिकल 194 जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं उनको मिलता है। जो लास्ट चीज़ हमने ले रखा है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब कि जो लेजिस्लेचर होंगे उसके 2 हाउसेस होंगे। जैसे हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, तो इसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर मिलते हैं, मतलब 2 हाउसेस होंगे।
हमने यूएस से क्या क्या लिखा है, यूएस से ले रखा है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट यूएस में इसको बिल ऑफ राइट बोलते हैं, बिल ऑफ राइट बोलते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो जजमेंट कैसे करेगी, अगर किसी के फेवर में रहेगी तो किसी के फेवर में जजमेंट देगी। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू भी जरूरी है, क्योंकि अगर लेजिस्लेचर जो अपनी मन्नामानी चलाने लगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू भी हमने यूएस से ले रखा है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट अच्छे नहीं हो, अगर बुरे काम कर रहे हैं तो उन्हें हटाने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो होता है हमने यूएस से ले रखा है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो कैसे हटेंगे, ये भी हमने यूएस से ले रखा है। और यहाँ है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये थोड़ा कट गया है तो ये भी हमने यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले रखे हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का कहने का मतलब कि आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले रखा है, हमने ले रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है कि स्टेट्स को कुछ प्रिंसिपल डायरेक्ट किए गए हैं कि अपने पॉलिसी में वो बना सके, वैसी पॉलिसी बना सके। इसका मतलब है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा का मतलब है कि हमारे राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम, जो आर्ट्स से, साइंस से, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज में जो अच्छे काम करते हैं। जैसे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर बने थे इसी के थ्रू नॉमिनेट होके। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इंडिया में जो प्रेसिडेंट होंगे उनका इलेक्शन कैसे होगा, ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। जब हम प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे होता है इलेक्शन। अब हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले रखा है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो ले रखा है वो है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसे इंडिया में फेडरेशन है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंटर के पास बहुत सारे पावर हैं जो स्टेट्स के पावर नहीं है, जो स्टेट्स के पास नहीं है। रेजुडरी पावर इन सेंटर, रेजुडरी पावर का मतलब है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, एक सेंटर, एक स्टेट और एक कॉन्करेंट। सेंटर में केवल सेंटर लॉ बनाता है, स्टेट में केवल स्टेट लॉ बनाता है और कॉन्करेंट में स्टेट प्लस सेंटर दोनों लॉ बनाते हैं। और जो चीज़ें इसमें कवर नहीं होती उससे हम रेजुडरी बोलते हैं, रेजुडरी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो वो उस पर लॉ बनाने का केवल और केवल पावर सेंटर को है, तो उससे बोलते हैं रेजुडरी पावर ऑफ सेंटर। वो भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमें आर्टिकल 143 में देखने को मिलता है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, हमारे प्रेसिडेंट के पास ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है कि प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ओपिनियन ले सकते हैं, कोई मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, तो सुप्रीम कोर्ट को उसको बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है हमने कॉन्करेंट लिस्ट। अभी हमने बताया कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट का सिस्टम है वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड फ्री हो एक दूसरे देश में, कॉमर्स एंड इंटर कोर्सेस की चले वहीं ट्रेड। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है कि अगर कोई बिल मनी बिल ना हो, मनी बिल ना हो, ये भी हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कौन सी बिल मनी बिल होती है, कौन सी बिल मनी बिल नहीं होती है। तो अगर वो मनी बिल नहीं है और पास नहीं हो पा रही है हाउस में तो उसको दोनों हाउस मिलके पास कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है हमने ऑस्ट्रेलियाई कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। बीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, मतलब सिंपली जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या ले रखा है, ये वो ले रखा है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो आप कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या ले रखा है, इमरजेंसी प्रोविज़न ले रखा है। केवल और केवल इमरजेंसी जैसी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, की जब इमरजेंसी लगेगी तो आपका फंडामेंटल राइट ख़त्म हो जाएगा। इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे। हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन या फिर यूएसएसआर, जिसे आज रशिया बोलते हैं, उससे हमने क्या ले रखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल राइट मिलती है एज ए सिटीजन, आपकी कुछ ड्यूटी होनी चाहिए, ये हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमें ये शब्द हमें प्रियम्बल में देखने को मिलेंगे, तो ये भी हमने रशिया से ले रखा है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फ्रांस से क्या ले रखा है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड वन हो, जैसे प्रेसिडेंट, हमारा प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो इलेक्टेड वन है। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टेनिटी, ये भी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ले रखा जो प्रियम्बल में है।
हमने साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले रखा है, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है और आर्टिकल 368 कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्यों कुछ बदलाव करने हो, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो इसलिए ही इस आइडिया को दिए कि आगे जाके कुछ चेंजेस करने को पड़े तो हो सके। इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर कैसे उनका इलेक्शन होगा, ये हमने साउथ अफ्रीका से ले रखा है। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ले रखा है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, कि जो लॉ बनेगा इंडिया में वो एक प्रोसीजर फॉलो करेगा। वो जो चीज़ें हमने ले रखा है वो जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है तो नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। तो क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन था इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर इज बोरोड फ्रॉम। तो चलिए आप बताइए, आपने तो पढ़ लिया। वेलकम टू इनक्रेडिबल अभिषेक। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और उस प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम कुछ और पीवाईक्यू सीरीज लाए हैं आईबी का। इस सेशन में हम शेड्यूल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इन्होंने सबसे पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है वो है द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज एज द शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। जो सेकंड इन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है, संस्कृत इज द लिगोरेटिक लैंग्वेजेस ऑफ द हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। लिगोरेटिक लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो यूज होती हैं जब पब्लिक वर्शिप के लिए। थर्ड जो इन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है, कॉन्करिंग स्पीकिंग इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल इन द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इन्होंने पहला ऑप्शन दे रखा है, एक सही है, दो सही है, तीन सही है। दूसरा ऑप्शन है एक और दो सही है। तीसरा ऑप्शन है दो और तीन सही है। चौथा है केवल और केवल सही है, एक सही है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में किया था कि पहले हमने शेड्यूल को जानेंगे, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इनिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल और केवल 8 शेड्यूल थी, बट विथ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आज 12 शेड्यूल देखने को मिलते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले शेड्यूल जोड़ी गई क्यों गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? शेड्यूल जोड़ने का रीजन है कि टू रिड्यूस द बल्कनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हर चीज तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं कर सकते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकनोर ने शेड्यूल जोड़ा। दूसरा, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट कि सम शेड्यूल कैन बी अमेंड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। जब हम अमेंडमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट से क्या अमेंडमेंट होती है, स्पेशल मेजोरिटी से क्या होती है, और जिसमें हाफ ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट की जरूरत होती है। 3 टाइप की अमेंडमेंट प्रोसेसेस होते हैं, तो ये हम अमेंडमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल है, वो डील करता है नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एंड नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट। तो नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, किसी स्टेट का नाम क्या होगा, जैसे यूपी, बिहार, ये सब हमें फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए मिलते हैं। और यूपी बिहार का लैंड बाउंड्री क्या होगा, लैंड बाउंड्री क्या होगा, ये सब के सब हमें फर्स्ट शेड्यूल में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट शेड्यूल डील करता है मेनली कि नाम क्या होगा किसी स्टेट का और उसका लैंड बाउंड्री क्या होगा, नाम क्या होगा किसी यूनियन टेरिटरी का और इसका लैंड बाउंड्री क्या होगा। फर्स्ट शेड्यूल ये डील करता है। जो सेकेंड शेड्यूल है वो डील करता है प्रोविजन रिलेटेड टू द इन्वॉल्वमेंट्स, allowances and privileges of important constitutional posts like the President of India, Governor of the State, Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha, Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha। इन सबको क्या सैलरीज मिलेंगी, क्या अलाउंसेस मिलेगा, क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, ये सब तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि सिंपल सी बात है कि हमने शेड्यूल बनाया ही इसलिए है क्योंकि बल्कनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को घटाना है, उसके लिए हमने बनाया है। इसलिए हमने सब कुछ सेकेंड शेड्यूल में बता रखा है कि किसी प्रेसिडेंट को, किसी गवर्नर को, किसी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन को क्या क्या सैलरी, क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, ये सब के सब हमने सेकेंड शेड्यूल में डाल रखे हैं। और भी इसमें लिस्ट है, लाइक स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, सीएजी, ये सबको सैलरीज क्या मिलेंगी, अलाउंसेस क्या मिलेंगे, प्रिविलेजेस क्या मिलेंगे, ये सब के सब हमने सेकेंड शेड्यूल में डाल रखा है। जो थर्ड शेड्यूल है वो डील करती है ओथ एंड अफर्मेशन फॉर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक यूनियन मिनिस्टर क्या लेंगे शपथ, क्या अफर्मेशन लेंगे, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के लिए इलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट है वो क्या शपथ लेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बन गए हैं वो क्या लेंगे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
CAG, स्टेट मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और जज ऑफ हाई कोर्ट, ये सबके सब क्या शपथ लेंगे, क्या अफर्मेशन लेंगे, ये सबके सब थर्ड शेड्यूल में डाला गया है। फिर वहीं क्योंकि बल्कनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को घटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे, बहुत हैवी हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। जो हमारा फोर्थ शेड्यूल है वो डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, कि किसी स्टेट का, किसी यूटीज का राज्यसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन होगा, ये सारा का सारा फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है कि किसी स्टेट को कितनी सीटें दी जाएंगी, किसी यूनियन टेरिटरी की कितनी सीटें होंगी, ये सब के सब फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। फिफ्थ शेड्यूल एरिया डील करता है प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स शेड्यूल है वो डील करता है प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बेसिकली फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में ये डिफरेंसेस है। जो फिफ्थ शेड्यूल है वो डील करता है ट्राइबल्स इन लार्ज नंबर, जहां पे ट्राइबल बहुत लार्ज नंबर में हो, एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों को छोड़ के जहां पे ट्राइबल लार्ज नंबर में हो, वो डील करता है फिफ्थ शेड्यूल। जबकि सिक्स शेड्यूल डील करता है केवल और केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबों को। अब कोई एरिया फिफ्थ शेड्यूल या फिर सिक्स शेड्यूल में बनती कैसी है, तो ये बनती है बाई प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से। और कोई एरिया बनने के लिए जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है आपके कम्पैक्टनेस कितनी है, कि कोई पॉपुलेशन कितने छोटे इलाके में कितनी ज्यादा है, बैकवर्डनेस ऑफ ट्राइब्स और डोमिनेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन द एरिया, उस एरिया में कितने ट्राइबल हैं। ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है कि कौन एरिया फिफ्थ शेड्यूल में आएगी और सिक्स शेड्यूल में आएगी। और हमने फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल बनाया ही क्यों? फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल बनाने का कारण है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो गवर्न हो सके, एडमिनिस्ट्रेट हो सके अपने कस्टमरी लॉ और ट्रेडिशन के हिसाब से। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल एरिया हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 244A में, जिसमें लिखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी शेड्यूल एरिया का वो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ शेड्यूल होगी। और इसमें गवर्नर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेशन में शेड्यूल एरिया की। और गवर्नर को असिस्ट करने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की हम कंपोजिशन को देख लेते हैं, स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। इसमें मिनिमम 20 मेंबर होते हैं और इसके 3/4 मेंबर जो होते हैं वो MLA होते हैं ऑफ ट्राइब्स उस स्टेट के, और बाकी सब नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। वैसे ही सिक्स शेड्यूल में गवर्नर और प्रेसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिक्स शेड्यूल एरिया में गवर्नर और प्रेसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वहां पे भी एक बॉडी होती है जिसे हम बोलते हैं एटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और एटोनोमस रीजनल काउंसिल। उसमें मिनिमम 30 मेंबर होते हैं और इसमें से केवल और केवल 4 ही मेंबर गवर्नर द्वारा नॉमिनेट होते हैं और बाकी के रेस्ट ऑफ द उसी रीजन के होते हैं, उसी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के होते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा इलाका फिफ्थ शेड्यूल में आता है। फिफ्थ शेड्यूल में केवल और केवल 10 राज्य आते हैं। उस राज्य का नाम हम देखते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये सारे के सारे एक दूसरे से सटे हुए राज्य हैं, आपको इजी होगा, आसानी होगा याद करने में। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये 10 राज्य फिफ्थ शेड्यूल के आते हैं। इंडिया के केवल ये 10 ही राज्य फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। सिक्स शेड्यूल एरिया में असम के 3 इलाके आते हैं। जो पहला इलाका है वो है बोडोलैंड, दूसरा है कार्बी एंगलोंग, तीसरा है दीमा हसाव। जो मेघालय के 3 इलाके आते हैं, गारो, खासी, जैंतिया, और त्रिपुरा का एक ही रीजन आता है जिसे बोलते हैं त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और मिजोरम के 3 इलाके आते हैं, चकमा, मारा और लाई। ये सारे के सारे इलाके आ जाते हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। अब जो अगली शेड्यूल है उसे हम 7 शेड्यूल पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन द टर्म ऑफ लिस्ट फर्स्ट को हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट सेकेंड को हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं और लिस्ट थर्ड को हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। अगर हम देखा जाए इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो यूनियन लिस्ट में अब 100 सब्जेक्ट हैं, बट ओरिजिनली अगर देखा जाए यूनियन लिस्ट में तो कितने थे, 97 सब्जेक्ट थे।
स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं, बट ओरिजिनली कितने थे 66, तो इसमें कम कर दिए गए। तो ये, और कंकरेंट लिस्ट में 52 हैं अब प्रेजेंटली, बट ओरिजिनल 47 थे, तो ये बढ़ाए गए हैं। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया होगा। और देखो अब समझते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है। स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट होंगे, मतलब 100 सब्जेक्ट हैं, इस पे लॉ बनाने की पावर केवल और केवल सेंटर के पास है, और कोई लॉ नहीं बना सकता, स्टेट नहीं बना सकता। जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, तो 61 है, तो इस पे लॉ बनाने का पावर केवल और केवल स्टेट के पास है। जबकि कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं, 52 सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं, 52 सब्जेक्ट है। इस पे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकता है, बट स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकता है। अगर किसी मैटर पे स्टेट और सेंटर ने दोनों ने लॉ बना दिया, और जो सेंटर का लॉ है और स्टेट का लॉ एक दूसरे के उल्टा है, अपोजिट है, या फिर एक दूसरे से मैच नहीं खाता, तो जो सेंटर का लॉ होगा ना, वो प्रिवेल कर जाएगा स्टेट के लॉ पे, और स्टेट का लॉ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें स्टेट लॉ पे सेंटर, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्टों पे सेंटर लॉ बना सकता है। जैसे वो सिचुएशन लाइक जब राज्यसभा पास कर दे रेजुलेशन कि सेंटर लॉ बना दे स्टेट के सब्जेक्टों पे, जब नेशनल इमरजेंसी लग जाए, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करे कि सेंटर स्टेट लॉ पे बना दे, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्टों पे बना दे, या फिर जब इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए तब स्टेट लॉ पे बना सकता है सेंटर। और जब प्रेसिडेंट रूल लगा हो स्टेट में, तब सेंटर स्टेट्स के लॉ पे लॉ बना सकता है। अगली जो लिस्ट है वो है शेड्यूल, 8 शेड्यूल है। 8 शेड्यूल बेसिकली डील करता है लैंग्वेजेस जो रिकॉग्नाइज की जाती है यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंटर गवर्नमेंट द्वारा एज ए शेड्यूल लैंग्वेजेस। इनिशियली केवल और केवल 14 लैंग्वेजेस थी। इनिशियली कहने का मतलब है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो केवल 14 लैंग्वेजेस थी एज ए शेड्यूल लैंग्वेज, बट आज प्रेजेंट में देखेंगे तो केवल ओनली 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि एज ए शेड्यूल लैंग्वेजेस हो गई हैं। तो ये सारी की सारी जोड़ी गई हैं विथ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 344A में, जहाँ पे 8 शेड्यूल मेंशन है। इसमें बोलता है कि एक कमीशन बनाया जाएगा जो रिकमेंड किया करेगा कि कौन सी लैंग्वेजेज 8 शेड्यूल में ऐड होंगी, 8 शेड्यूल में लैंग्वेज ऐड होंगी। जो इनिशियली 14 लैंग्वेजेस थी वो कुछ थी इस प्रकार से, हिंदी थी, बंगाली थी, तेलुगु थी, मराठी थी, तमिल थी, उर्दू थी, गुजराती थी, मलयालम, कन्नड़ा, उड़िया, पंजाबी, असमिया, कश्मीरी एंड संस्कृत। ये इनिशियली 14 की 14 लैंग्वेजेस थी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, बट आफ्टर सेवरल अमेंडमेंट बहुत सारी लैंग्वेजेस जोड़ के अब 22 लैंग्वेजेस कर दी गई हैं। तो सबसे पहली बार 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने सिंधी को जोड़ा, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से सिंधी भाषा को जोड़ा एज ए शेड्यूल लैंग्वेज। उसके बाद हमने 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कोनकरी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा एज ए शेड्यूल लैंग्वेजेस। उसके बाद से 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने 4 लैंग्वेजेस जोड़ा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब इन सारे के सारे कौन इनिशियली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थी शेड्यूल लैंग्वेजेस, कौन विथ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई हैं, उसके लिए जो ट्रिक हैं, जो इनिशियल लैंग्वेजेस थी उसके लिए है KTM, पुश, बैग, ऑफ, KTM। इसमें K फॉर कश्मीरी, T फॉर तेलुगु, M फॉर मराठी, P फॉर पंजाबी, U फॉर उर्दू, S फॉर संस्कृत, H से हिंदी, फिर से B से बंगाली, A से असमिया, G से गुजराती, ऑफ का मतलब उड़िया, केवल और केवल उड़िया के लिए है। फिर से K फॉर हो जाएगी कश्मीरी, T फॉर तेलुगु, M फॉर मलयालम। तो ये है हमें इनिशियल लैंग्वेजेस याद करने के ट्रिक्स। अब जो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई हैं, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जो जोड़ी गई हैं, तो लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, कॉमन। तो कॉमन, K फॉर कोनकरी, M फॉर मणिपुरी, N फॉर नेपाली। जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई हैं वो है कौन सी, बोर्ड मास, B फॉर
बोडो, डी फॉर डोगरी, एम फॉर मैथिली और एस फॉर संथाली। तो ये सब हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं जो टाइम टू टाइम जोड़ी गई हैं 8 शेड्यूल में। अगला शेड्यूल है वो 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल क्या बोलता है? एक्ट एंड रेगुलेशन ओरिजिनली 13 बट प्रेजेंटली 282 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डील विद द लैंड रिफॉर्म एंड एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम ऑफ द पार्लियामेंट डील विद द अदर मैटर। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। ये शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई है। कहाँ लिए? टू प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूडिंग इन इट्स फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। सिंपली बोला जाए तो जो 9 शेड्यूल है वो इसलिए जोड़ी गई थी कि कुछ लॉ बनाए गए थे 1951 में जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते थे। तो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे अगर कोई भी लॉ, उससे जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना कर सके उसके लिए हमने 9 शेड्यूल बनाया और लिखवा दिया कि अगर कोई भी लॉ 9 शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया जा सकता, अगर भले हुए फंडामेंटल राइट को क्यों ना हो वायलेट करे, और उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता। बट 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो 9 शेड्यूल के लॉ हैं उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जो 24 अप्रैल 1973 के बाद से ऐड किए गए हैं। इसलिए जोड़ा गया है 24 अप्रैल 1973 क्योंकि 1973 को ही बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो 10 शेड्यूल है इसे भी जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। 10 शेड्यूल बेसिकली ये डिस्क्वालिफिकेशन डील करता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं या फिर दल बदल कानून के लॉ बोलते हैं। इस लॉ को लाने का मकसद ये है कि आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स को बंद करने के लिए, कि आज आप किसी और पार्टी में हो कल किसी और पार्टी में आप चले गए। इस पॉलिटिक्स को रोकने के लिए हमने 10 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया और जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। 11 शेड्यूल इसे भी हमने अमेंडमेंट से जोड़ा है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा है जो पंचायती राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर को बताता है। कुल इसमें 29 मैटर्स हैं। जो अगली शेड्यूल है वो 12 शेड्यूल। 12 शेड्यूल ये डील करता है म्यूनसिपैलिटीज़ से। म्यूनसिपैलिटीज़ की पावर क्या होगी, म्यूनसिपैलिटी की अथॉरिटी क्या होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये सब कुछ 12 शेड्यूल में दिया गया है और कुल मिला के 18 मैटर्स है। और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से जोड़ा गया है। तो ये वह शेड्यूल, हमने पूरी की पूरी शेड्यूल पढ़ ली। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो ये था कुछ कि 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो ये सही है। संस्कृत इज द लिगुरेटिक लैंग्वेजेस ऑफ द हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। ये भी सही है। कोंकणी स्पीकिंग इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया was added to the 8th शेड्यूल इन द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी सही है। कोंकणी के लिए हमने याद किया था कॉमन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये जोड़े गए थे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला है कि स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो दूसरा है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीडेड 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। जो थर्ड ऑप्शन है प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट हैव द मेंबर फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो चलिए पहले हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बढ़िया से जानते हैं, देन इस क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करेंगे हर टाइम की तरह। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? हमने क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है ब्रिटिश मॉडल पे, तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो होता है प्रेसिडेंट, जबकि हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसे तो कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आर्टिकल 74 और 75 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल जो 74 है ना, वो डील करता है स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होंगे, उनका स्टेटस क्या होगा। और जो आर्टिकल 75 है ना, वो कैसे डील करता है,
उनके अपॉइंटमेंट, उनका टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो चलिए हम पहले आर्टिकल 74 पढ़ते हैं। तो जो आर्टिकल 74 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, तो उस अगर रियली में हम आर्टिकल 74 पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड to aid and advise the president who shall in exercise of his function act in accordance with such advice. However, president may require the council of minister to reconsider such advice and the president shall not act in accordance with the advice tendered after such recommendation. अगर बेसिकली देखा जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर वो होते हैं प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए। प्रेसिडेंट अपना फंक्शन, कुछ प्रेसिडेंट के फंक्शन है और हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो प्रेसिडेंट अपना कार्य कर सके उसके लिए हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो एड एंड एडवाइस कर सके। और जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देंगे एक बार उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है प्राइम मिनिस्टर, बट अगर एक बार दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेजे और वही एडवाइस सेम भेज दी गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा तो उसे मानना ही मानना होगा। और जो सेकंड है, एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। और जो एडवाइस मिनिस्टर द्वारा दी जाएगी वो किसी भी कोर्ट में हम लीगली बाइंडिंग नहीं है, उसे इंक्वायरी नहीं किया जा सकता है कि क्या मिनिस्टर्स ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या एडवाइस दी थी प्रेसिडेंट साहब को, ये किसी कोर्ट में आप पूछ नहीं सकते। जो आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 किससे डील करता है, प्रोविजन टू द अपॉइंटमेंट कि कौन मेंबर होगा, टेन्योर क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी। तो सबसे पहला है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ये अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, जबकि जो अदर मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा ही, लेकिन ऑन द एडवाइज ऑफ प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जिसको प्राइम मिनिस्टर पीएम रिकमेंड करेंगे वही मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट द्वारा। और जो मेंबर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो किसी भी हाउस से हो सकते हैं। यूजुअली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो इधर हाउस से हो सकते हैं, किसी भी लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी वो अपॉइंट हो सकते हैं एज ए मिनिस्टर। बस केवल और केवल वो क्या होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। अगर वो मेंबर नहीं है फिर भी अपॉइंट हो सकते हैं, बट उन्हें मेंबर बनना होगा या तो इलेक्टेड या फिर नॉमिनेटेड होके विथ इन 6 मंथ। अगर 6 महीने के अंदर नहीं बने तो वो उनकी जो पोजीशन है वो ख़त्म हो जाएगी, वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे। और जो बोलता है कि मिनिस्टर हु इज मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑल्सो, बट ही कैन वोट ओनली इन वन हाउस विच इज़ ही मेंबर। इसका मतलब, कहने का मतलब है बेसिकली कि जो मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, बट केवल और केवल वो एक ही हाउस में वोट करेंगे, या तो लोकसभा में करेंगे या फिर राज्यसभा में करेंगे, वो जिसके मेंबर हैं। तो बेसिकली जो मिनिस्टर होते हैं वो किसी भी हाउस से हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, हमने जाना। उसके बाद से जो सेकेंड चीज़ें बता रहा है इसमें कि जो मिनिस्टर होंगे, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एग्जिट 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ये हमने, इसका मतलब है कि जो टोटल जो मिनिस्टर होंगे ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे ना, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 543, इसके केवल और केवल 15% ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये हमने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से सीलिंग लगा दी, क्योंकि अब जितने लोगों को मन करे उतने लोगों को मेंबर मिनिस्टर बना दो फिर तो। जो थर्ड है कि जो मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालीफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफिक्शन शैल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। ये भी, अगर ये कहने का मतलब है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफिक्शन। डिफिक्शन मीन्स क्या, हमने पढ़ा ऑन द डिफिक्शन का मतलब होता है दल बदल, कि आपने इस किसी एक्स पार्टी के मेंबर थे, जीतने के बाद से वाई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो इसे डिफिक्शन बोलते हैं। अगर वो करते हैं तो वो अगर करके मिनिस्टर बनते हैं तो उनका पोजीशन एज ए मिनिस्टर ख़त्म कर दिया जाएगा। ये भी हमने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा है। तो चौथा है, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। वही है कि प्रेसिडेंट चाहेंगे तो ऑफिस होल्ड करेंगे। वहीं ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर को प्रेसिडेंट हटा सकते हैं एज ए मिनिस्टर। जो फिफ्थ बोल रहा है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इट मीन्स कि जितने के जितने मेंबर होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव टोटली रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के, और लेजिस्लेचर मीन्स लोकसभा के लिए। जो छठा है, द प्रेसिडेंट शेल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी टू द मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट इन्हें ओथ दिलवाते हैं। जो लास्ट है हमें सातवां, मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इधर हाउस ऑफ एनी पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ शेल बी सीज टू बी मिनिस्टर। वही कहने का मतलब है कि आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो फिर भी आप मिनिस्टर बन सकते हो, बट आफ्टर 6 मंथ आपको या तो नॉमिनेटेड होना होगा या फिर इलेक्टेड होके मेंबर बनना होगा, नहीं तो आपका जो मिनिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी। तो आज का हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देखते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो ये राइट है। दूसरा है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सिड 20%, ये 20% नहीं है, ये है 15% बाई 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने किया था, तो ये ऑप्शन गलत है, ये मतलब स्टेटमेंट गलत है। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर द रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। अब ये हमने इमरजेंसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट जो है वो आफ्टर रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, जब तक कैबिनेट लिख के ना दे तब तक प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकता। ये भी पहले ऐसा नहीं था, बट जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, उन्होंने अपने मन से इमरजेंसी लगवा दी प्रेसिडेंट से। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1976 में, और ये वाला प्रोविजन जोड़ दिया कि प्रेसिडेंट केवल और केवल तभी नेशनल इमरजेंसी लगाएगा जब रिटेन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट पाए। और जो चौथा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट हैव मेंबर फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब मस्ट हैव नहीं है, आपको मन है, मस्ट हैव नहीं है, वो तो प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंड करता है कि किसको बनाए, या तो लोकसभा से सारे मेंबर हो सकते हैं या फिर राज्यसभा से, ये कंपलसरी नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो केवल और केवल कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 2 और 3, 1 और 3, सॉरी 1 और 3, तो 1 और 3 कौन सा सही है, आंसर हो गया 4। तो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनक्रेडिबल अभिषेक। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला PYQ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन्होंने पहला स्टेटमेंट दे रखा, स्टैट्यूटरी बॉडी आर स्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, की जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वो स्टेब्लिश होती हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। जो दूसरा इन्होंने दे रखा स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिराइव देयर पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो उनको पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। और इन्होंने ऑप्शन बना रखा, फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी इज ट्रू, सेकेंड ऑप्शन बना रखा नीदर ए नॉर बी इज ट्रू, थर्ड है ओनली बी इज ट्रू, और जो फोर्थ है ओनली ए इज ट्रू। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं क्या है स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, और देन लास्ट में इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टेब्लिश्ड होता है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, और इम्पावर्ड डायरेक्टली बाय द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडिया की सेंस में देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना वो डायरेक्टली मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ ही साथ उनके पावर और उनके फंक्शन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जैसे एग्जांपल के लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, इलेक्शन कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम CAG भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो चलिए पहला देखते हैं हम इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। इलेक्शन कमिश्नर इज ए परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी स्टेब्लिश बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। तो हमने इलेक्शन कमीशन क्यों बना रखा। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट बॉडी है और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बनाई जाती है। और काहे लिए हमने बनाया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। आर्टिकल जो 324 है वो डील करता है किसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, और वो इम्पावर क्या देता है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। इसका कहने का मतलब है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास पावर है पार्लियामेंट का इलेक्शन कराने का, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कराने का, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराने का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराने का। पार्लियामेंट का कहने का मतलब है कि जो मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन कराने का, स्टेट लेजिस्लेचर मींस MLA का इलेक्शन कराने का,
प्रेसिडेंट जानते ही हैं, वाइस प्रेसिडेंट आप सब जानते ही हैं। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन एक ऑल इंडिया बॉडी है। ऑल इंडिया बॉडी का मतलब हमें सेंट्रल लेवल पे भी देखने को मिलेगा और स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलेगा। और सबसे पहले कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। कंपोजिशन की तो जो आर्टिकल 324 है ना, मेड फॉलोइंग प्रोविजन विद रिगार्ड टू द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में हम देखते हैं, उनके कंपोजिशन के बारे में आर्टिकल 324 बताता है। 324 पहला बताता है कि जो इलेक्शन कमीशन होगा ना, सेल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच मेंबर ऑफ द अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। तो इलेक्शन कमीशन जो होगा, इलेक्शन कमीशन में क्या होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि और मेंबर बनाने चाहिए तो अदर कमिश्नर भी, अदर इलेक्शन कमिश्नर भी बनाया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। अगर हम इनके अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर सेल मेड बाय द प्रेसिडेंट, मीन्स कि जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। या तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, ये दोनों को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो तीसरा बोलता है व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटमेंट, यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा अगर कोई अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है, देन उस टाइम चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा। जो फोर्थ बोलता है प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमिश्नर सच एज ए रीजनल कमिश्नर। यदि इलेक्शन कमिश्नर को लगता है कि हमें रीजनल कमिश्नर चाहिए तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वो रीजनल कमिश्नर भी अपॉइंट कर देगा। अब रीजनल कमिश्नर क्यों, क्योंकि अगर लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि मैं इस रीजन के बारे में नहीं जानता हूँ अच्छे से, तो प्रेसिडेंट उन्हें रीजनल कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है यदि नेसेसरी, वहीं ज़रूरत लगता है तो इलेक्शन कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए। द कंडीशन एंड द सर्विस ऑफ टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर सेल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, कि जो कितने दिन सर्विस कंडीशन क्या होगी, जब आप सर्विस करोगे तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आप कितने साल के लिए होगे एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर रीजनल कमिश्नर, ये सब कौन डिटरमाइन करेगा, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो प्रेसिडेंट बताएगा भी भाई कि तुम्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। साथ ही साथ हम देखते हैं इनके इंडिया में कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे चीफ इलेक्शन कमीशन, साथ ही हम देखते हैं कि इंडिया में कैसे जो इलेक्शन कमीशन है वो सिंगल मेंबर बॉडी से मल्टी मेंबर बॉडी हुआ, फिर सिंगल मेंबर बॉडी हुआ और देन मल्टी मेंबर बॉडी हुआ। अगर हम 1950 से 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन था ना, इलेक्शन कमीशन क्या थी, एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, सिंगल मेंबर बॉडी थी। बट इन 1989 में हमने इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर बॉडी बना दी, मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। तो मल्टी मेंबर बॉडी कौन बनाएगा, अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो प्रेसिडेंट ने बना दिया। फिर हुआ क्या कि 1990s में मीन्स 1990 में प्रेसिडेंट ने फिर से इज ए सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया। फिर प्रेसिडेंट को लगा तो 1993 में इन्होंने मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। और अभी तक इलेक्शन कमिश्नर क्या है, इलेक्शन कमीशन जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी है। तो जब मल्टी मेंबर बॉडी है तो फिर डिसीजन कैसे लिया जाता है, जो डिसीजन है वो मेजोरिटी के बेसिस पे लिया जाता है। मेजोरिटी का बेसिस का मतलब, कहने का मतलब है कि यदि दो लोग जिस चीज़ पे राजी हो गए उससे हम मान लेंगे। और अब देखते हैं इनके टेन्योर को कि ये कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। टेन्योर क्या है, इनका टर्म क्या है, तो टर्म या तो 6 ईयर और एट एज ऑफ 65, या तो आप 6 साल एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रीजनल कमिश्नर और अदर कमिश्नर के रूप में काम करेंगे, या फिर एट द एज ऑफ 65 आप 65 साल के हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे। यदि रिमूवल की बात करें, जो हमने अपॉइंट कर दिया, हमने उनका टर्म बता दिया, अगर उन्हें रिमूव कराना हो, अगर उन्हें हटाना हो तो हटाया जाएगा सेम मैनर में जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लिया। जो अगली हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मींस यूपीएससी। यूपीएससी क्या है, एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है इंडिया की और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है इस सेंस में क्योंकि डायरेक्टली क्रिएटेड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। तो हमने पहले ही बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, वो डायरेक्टली मेंशन होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर उन्हें पावर और उनका फंक्शन भी मेंशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर जो कोई भी बॉडी का अगर फंक्शन, पावर या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी गई है तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। और उसी की बेसिस पे यूपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल 315 से 323 जो पार्ट 14 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमें देखने को मिलता है
यूपीएससी के बारे में। और यूपीएससी क्या है? यूपीएससी के जो कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ द मेंबर और इंडिपेंडेंस, पावर और फंक्शन ऑफ द यूपीएससी हमें आर्टिकल 315 से 323 के बीच में देखने को मिलते हैं। अगर हम यूपीएससी के कंपोजिशन की बात करें तो यूपीएससी में एक होते हैं चेयरमैन और एक होते हैं अदर मेंबर होते हैं। ये दोनों के दोनों अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट द्वारा। और कोई स्ट्रेंथ नहीं बताया गया कि कितनी मेंबर बॉडी होगी यूपीएससी कितनी मेंबर बॉडी होगी। तो यूपीएससी में यूजुअली कितने मेंबर बॉडी होते हैं? 9 से 11 होते हैं। और इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन मेंबर जो है, कौन इंसान एज ए मेंबर बन सकता है यूपीएससी का, तो या तो जो 1/2 मेंबर होंगे ना, ऐसे तो कोई बताया नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा क्वालिफिकेशन, लेकिन बस एक क्वालिफिकेशन बताया गया, वो है कि 1.5 जो मेंबर होंगे ना, वो 10 साल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम किए हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम किए हों। तो यही बस एक ही केवल जो क्वालिफिकेशन बताई गई है कि जो 1/2 मेंबर होंगे ना, वो 10 साल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम किए हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम किए गए हों। इनके टर्म की बात करें कितने साल के लिए बनते हैं, तो ये भी 6 साल या फिर एट द एज ऑफ 65 ईयर के एज तक रह सकते हैं। तो सिंपल की बात है, या तो आप 6 साल एज ए चेयरमैन रह सकते हैं या फिर मेंबर रह सकते हैं, या फिर आप जब तक 65 साल के हो जाते हैं, इनमें से जो पहले कंप्लीट हो जाए, या तो 6 साल या फिर 65 ईयर। अगर हम रिमूवल की बात करें तो इनका थोड़ा रिमूवल अलग टाइप का होता है। ये रिमूव किसके द्वारा किए जाते हैं? ये भी प्रेसिडेंट द्वारा ही रिमूव किए जाते हैं। रिमूव किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट द्वारा ही रिमूव किए जाते हैं। बट प्रेसिडेंट ऐसे नहीं, प्रेसिडेंट अगर कुछ बेसिस कुछ बताए गए हैं किस किस बेसिस पे प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव किया जा सकता है। पहला इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। अगर इंसॉल्वेंट का मतलब बैंकरप्ट हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, उनके पास एक भी पैसा नहीं बचता है, या फिर वो एज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी का मेंबर रहते हुए अगर वो इंगेज हो जाते हैं किसी आउटसाइड पेड एम्प्लॉयमेंट में। आउटसाइड पेड एम्प्लॉयमेंट मतलब कि वो मेंबर भी हैं यूपीएससी की और कुछ बाहरी जॉब भी करने लगे, अगर बाहरी कहीं से उन्हें प्रॉफिट हो रहा हो तो। जो तीसरा है, यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जो मतलब जो चेयरमैन है या फिर जो अदर मेंबर हैं वो अनफिट हैं एज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी। और जो चौथा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर की बेसिस पे। जब मिसबिहेवियर की बेसिस पे हटाएंगे तो ये मिसबिहेवियर उन्होंने मेंबर ने किया है कि नहीं, उसको हम सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं। कौन? प्रेसिडेंट, कि आप चेक करके बताओ कि जो मेंबर हैं या फिर जो अदर मेंबर है, जो चेयरमैन है या फिर जो मेंबर है, उन्होंने मिसबिहेवियर किया है कि नहीं किया है। और जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हाँ इन्होंने किया है या फिर नहीं किया है, वो बाइंडिंग होगा हमारे प्रेसिडेंट पे। उसके बाद से प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जो मिसबिहेवियर है वो क्या माना जाएगा, क्या मिसबिहेवियर है? तो जो पहला मिसबिहेवियर है, यदि इंटरेस्टेड है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी। जो दूसरा बताया गया है, यदि वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी प्रॉफिट हुआ हो जो कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो अग्रीमेंट स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, अगर एज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी अगर उन्हें कुछ प्रॉफिट होता है तो उस बेसिस पे हम मिसबिहेवियर मान लेंगे और उन्हें हटा दिया जाएगा। जो हमारी अगली बॉडी है वो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जैसे यूपीएससी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इन द स्टेट में। वहीं आर्टिकल 315 से 323 के बीच में पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ द मेंबर एंड पावर फंक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया जाता है। यदि कंपोजिशन की बात करें तो इसमें भी चेयरमैन होते हैं और अदर मेंबर होते हैं। अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं? ये गवर्नर द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो जो यूपीएससी के मेंबर हुआ करते थे वो किसके द्वारा अपॉइंट होते थे? प्रेसिडेंट द्वारा। लेकिन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर है वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? तो गवर्नर द्वारा अपॉइंट होते हैं। और इनका भी कुछ स्ट्रेंथ बताया नहीं गया है। और क्वालिफिकेशन है कि आप 1.5 जो मेंबर होंगे ना यूपीएससी जैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ही बोला गया कि 1.5 जो मेंबर होंगे ना, या तो वो 10 साल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम किए हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम किए हों। इनका टर्म बताया गया है कि कितने साल के लिए आप अपॉइंट होंगे, या तो 6 सालों के लिए या फिर एट एज ऑफ 65 जो पहले कंप्लीट हो जाए। रिमूवल की बात करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तो अपॉइंट तो हुए हैं गवर्नर द्वारा, बट रिमूव किसके द्वारा किए जाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये रिमूव किए जाएंगे। तो बहुत ही अगर आईबी चाहती है डिफ़िकल्ट पेपर बनाना तो ये पूछ सकती है कि जो गवर्नर होते हैं, जो मेंबर होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो किसके द्वारा रिमूव किए जाएंगे।
तो सब लोग सोचेंगे कि प्रेसिडेंट ने गवर्नर ने अपॉइंट किया है तो गवर्नर ही हटाएंगे, बट कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटाते हैं। और सेम बेसिस पे जैसे यूपीएससी के मेंबर को हटाया जाता है, सेम बेसिस पे इन्हें भी हटाया जाता है। जो अगला हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो फाइनेंस कमीशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर ए फाइनेंस कमीशन एज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। इट कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी फिफ्थ ईयर और एट सच ईयरलियर टाइम एज ही कंसिडर नेसेसरी। तो हमें फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? आर्टिकल 280 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 280 बोलता है कि एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए जो कि कंस्टिट्यूट किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर 5 सालों पे, 5th ईयर पे। यदि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि 5 साल से पहले बनाना है तो पहले भी बना सकते हैं। कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन क्या है हमारा? तो फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर। तो फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं जो अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं? अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। और होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो ये उतने दिन के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं जितने दिन के लिए प्रेसिडेंट इन्हें बताते हैं कि आप कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, और ये री एलिजिबल भी हैं, मतलब दोबारा से भी अपॉइंट हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन एंड द मैनर इन विच दे शुड बी सेलेक्टेड। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दे रखा है पार्लियामेंट को कि आप बता सकते हो कि किस बेसिस पे क्वालिफिकेशन क्या होगा एज ए मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन और कैसे इलेक्ट होंगे। तो जो पार्लियामेंट ने एक स्पेसिफाई कर रखा है क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन और द मेंबर ऑफ कमीशन कि ही शुड बी ए पब्लिक अफेयर, एक्सपीरियंस इन द पब्लिक अफेयर, कि जो चेयरमैन बनेंगे फाइनेंस कमीशन का, जो चेयरमैन बनेंगे या फिर जो अदर मेंबर होंगे, वो क्या होना चाहिए? उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर का, डे टू डे कि इंडिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। वो तो चेयरमैन हो गए। जो अदर मेंबर होंगे और उनको क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज 1, कि वो या तो जज हो हाई कोर्ट का या फिर वो हाई कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो। जो दूसरा इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है, ए पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि उसे बहुत ही अच्छे से नॉलेज हो फाइनेंस और अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। जो तीसरा इन्होंने दे रखा है, पर्सन हु वाइड एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल मैटर एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, उसको बहुत अच्छे से फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता हो गवर्नमेंट के। और जो चौथा है, पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमिस्ट हो, बहुत अच्छा इसे इकोनॉमी जिसे आती हो, तो एज एम क्वालिफाइड हो जाएगा एज मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। जो हमारी अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस सेंस में है कि वो डायरेक्टली एस्टेब्लिश बाय द आर्टिकल 388 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें पहले क्या होता था, ओरिजिनली क्या थी, आर्टिकल 388 में एक ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा। बट हमने 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2 आर्टिकल जोड़े। एक तो आर्टिकल 388 पहले से था, 388 कैपिटल ए, 388 में बात की गया, इससे बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और 388 कैपिटल ए से बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये ट्राइबों के लिए। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए। ये पूछ सकता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने इन्हें बाइफरकेट किया था। पहले एक सिंगल बॉडी हुआ करता था, आर्टिकल 388 के तहत प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था एक स्पेशल ऑफिसर का लिए एससी और एसटीज के लिए, लेकिन हमने 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2 बॉडी बना दी, एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, किसके कंपोजिशन की बात करें? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के, तो एक चेयरमैन होते हैं प्लस वाइस चेयरपर्सन होते हैं और साथ ही साथ 3 अदर मेंबर होते हैं, 3 और अदर मेंबर होते हैं। ये तीनों के तीनों अपॉइंट ये 3 और ये 2 किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं कि इनका टर्म क्या होगा, इनको सैलरी, इनको अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब किससे बनी थी? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनी थी। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक नया आर्टिकल जोड़ा था जो उसे 338 कैपिटल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 388 बोला था क्या कि एक नेशनल कमीशन होना चाहिए किसके लिए? शेड्यूल ट्राइबों के लिए। और कंपोजिशन की बात करते हैं, अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? एक चेयरपर्सन होंगे प्लस वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 अदर मेंबर होंगे, 3
अदर मेंबर होंगे, जो कि ये पांचों किसके द्वारा अपॉइंट होंगे, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट होंगे। और जो दूसरी एक और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये कब आई, 1993 में। जब 1993 में ये जब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आया था तो ये एक स्टेटूरी बॉडी थी, बट आफ्टर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये क्या बन गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। और इसके एक कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में इसमें भी एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, प्लस 3 और मेंबर होते हैं, जो कि किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। जो हमारा अगला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो जो ओरिजिनली बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कोई ऑफिस ही नहीं था ऐसा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। बट जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया तो उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जैसी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1956 में और इंसर्ट किया क्या, एक नया आर्टिकल 350B किस पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो क्या आर्टिकल बोलता है, देयर शुड बी ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कि एक ऑफिसर होना चाहिए कौन सा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। और वो किसके द्वारा अपॉइंट होगा, अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारी अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है CAG, जिसे हम कैग बोलते हैं, कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो आर्टिकल 148 में देखने को मिलता है हमें, ये क्या होता है, हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट, और इसे गार्जियन भी बोला जाता है पब्लिक परचेस का, और कंट्रोल होता है क्या, इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री बोथ सेंटर और स्टेट लेवल पे। तो जो CAG होता है वो इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है और साथ ही साथ कंट्रोल करता है पूरे के पूरे फाइनेंस सिस्टम को सेंटर प्लस स्टेट के लेवल पे। और VR अम्बेडकर बोलते हैं कि जो कैग है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कैग है वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि कैग इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से जो हमारी अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है AG, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमें आर्टिकल 76 में देखने को मिलता है। अगर हम AG की बात करें तो ये अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट द्वारा। ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो AG का क्वालिफिकेशन है वो क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बराबर होनी चाहिए। और इसके टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो कोई फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ये नहीं बताया गया AG कितने साल के लिए अपॉइंट होंगे। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं बताता है किस ग्राउंड पे इन्हें हटाया जा सकता है। और ये होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये कि प्रेसिडेंट इन्हें कभी भी हटा सकता है। और AG दोबारा से भी अपॉइंट होंगे, ये कोई फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये डिटरमाइन कौन करेगा, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। जो हमारी अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हमें कौन सा आर्टिकल में देखेंगे, आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल में देखने को मिलता है। और AG क्या होता है, AG जैसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है सेंटर लेवल पे, वैसे ही जो एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट लेवल पे। अब हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्पेशल लॉ द्वारा या फिर स्टैट्यूट द्वारा बनाया जाता हो, जो कि पास हो पार्लियामेंट द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, तो उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई जाती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मीन्स कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से या फिर रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट से। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी की। एग्जीक्यूटिव बॉडी की एग्जाम्पल की बात करें तो नीति आयोग है। अगर हम स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, और लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल होते हैं सेंट्रल लेवल पे, लोकायुक्त होते हैं स्टेट लेवल पे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो आज का जो क्वेश्चन था उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन था कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। पहला स्टेटमेंट था कि स्टैट्यूटरी बॉडी आर established by an act of parliament। जो दूसरा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिराइव देयर पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, आपने स्टैट्यूटरी बॉडी भी पढ़ ली और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी पढ़ ली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनक्रेडिबल अभिषेक। आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए इस आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कमेटी विद देयर contribution to the local governance and select the correct answer using the quotes or option
गिवन बिलो इन द लिस्ट। फर्स्ट है अशोक मेहता कमेटी, सेकंड GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी और सरकारिया कमीशन। कुछ इन्होंने रिकमेंडेशन दे रखे हैं सारे कमीशंस ने। पहला रिकमेंडेड डेट की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्गेनाइज, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। पहला कुछ ये है रिकमेंडेशन। फिर दूसरा रिकमेंडेशन है सजेस्टेड द लोकल गवर्नमेंट शुड बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। उसके बाद से प्रपोजल टू 2 टायर सिस्टम एंड रिवाइव द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन टू द वर्किंग ऑफ द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो इससे मैच करना है कि कौन किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया है। तो पहले हम पढ़ते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर लोकल गवर्नमेंट के बारे में, देन लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे। पहला है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अर्बन लोकल बॉडीज। तो इन्होंने पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसने प्रोवाइड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसको, अर्बन लोकल बॉडीज को। और जो दूसरा इन्होंने देखा था पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट एक्सटेंडेड द प्रोविजन ऑफ पंचायत टू द ट्राइबल एरिया ऑफ द 12 स्टेट्स। और जो थर्ड है कि नेशनल पंचायती डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द अप्रैल 24th एवरी ईयर इन इंडिया। और कुछ स्टेटमेंट दे रखा है कि 1 सही है, 2 सही है, 2 और 3 सही है और 4 सही है। केवल और केवल चौथा बोल रहा है 2 सही है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर लोकल गवर्नमेंट के बारे में एंड देन हम इस क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करेंगे एज इट इज। तो जो टर्म पंचायती राज है इंडिया में वो क्या सिग्निफाई करता है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स कि जो रूरल इलाके मीन्स क्या कहते हैं, रूरल इलाके मीन्स कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गाँव के इलाके हैं, वहाँ पे लोकल लोगों का खुद का गवर्नमेंट हो तो उसको हम बोलते हैं रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया बाई द एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रासरूट लेवल। तो इनिशियली क्या था कि जो पहले जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे ये स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ से क्या हुए थे, सारे के सारे स्टेटों में बनाए गए थे। बट आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद से इनको क्या मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कहने का मतलब कि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब हमने पंचायती राज क्या बना दिया, पंचायती राज को इंडिया में स्टेब्लिश कर दिया। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें पंचायती राज की कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, क्योंकि ये हमने 1992 में स्टेटस दे रखा है हम, जबकि हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 को ही। तो तब से 1992 का कैसे इवॉल्व हुआ है हमारा पंचायती राज सिस्टम उसको देखते हैं। जो सबसे पहली कमेटी आई बलवंत राय मेहता कमेटी आई। बलवंत राय मेहता कमेटी एक्चुअली में कब आई थी, जनवरी 1957 में। 1957 में ये जो कमेटी बनी थी कहाँ लिए बनी थी, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953, उसको काम को एग्जामिन करने के लिए, टू एग्जामिन द वर्क ऑफ द कमेटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953 और सजेस्ट करने के लिए मेजर फॉर द बेटर वर्किंग कि ये जो कमेटी थी, कमेटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, इसके ये अच्छे से काम कर सके उसके लिए कुछ मेजर्स बताने थे। तो और उसके जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे, बलवंत राय मेहता जी क्या थे, चेयरमैन थे। और इन्होंने कुछ मेजर्स मतलब अपनी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की नवंबर 1957 में और इन्होंने कुछ रिपोर्ट दिए। और इन्होंने रिपोर्ट क्या दिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें हम, अगर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की एक्चुअली में बात करें तो हमने पढ़ा था फेडरल सिस्टम में हमने पढ़ा था फेडरल सिस्टम में क्या था कि जो सेंटर और स्टेट में पावर को डिवाइड किया गया था। वैसे ही जब हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो जो सेंटर का पावर है उसे बहुत सारे ऑर्गन को डिवाइड मतलब बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं पावर्स को। तो जैसे कि स्टेट में कर दिए, अब स्टेट्स के पावर स्टेट्स में कर दिए, तो अब स्टेट्स के पावर को हमने बात कर रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन की। तो लोकल लेवल पे, तो उस लोकल लेवल पे हमने बात कर रहे थे कि लोकल लेवल पे अब स्टेट के पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। तो उसके हमने क्या बताया, पंचायती राज बनाया कि स्टेट के पावर को डेवोल्यूशन करने के लिए, विच अल्टीमेटली नोन एज पंचायती राज, जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। कुछ इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि कैसे स्टेट के पावर को हम डिवॉल्व कर पाएंगे या फिर डिवॉल्व करेंगे या फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे या फिर ग्रास रूट लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे हम ला सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया। पहला रिकमेंडेशन दिया कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। These tiers should be organically linked through a device of an indirect election। तो इन्होंने बोला, बलवंत राय मेहता जी ने क्या बोला कि एक 3 टायर सिस्टम होनी चाहिए, 3 टियर
सिस्टम होनी चाहिए जिसमें 3 होने चाहिए, एक होनी चाहिए विलेज लेवल पे, एक होनी चाहिए ब्लॉक लेवल पे और एक होनी चाहिए जिला लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल पे होनी चाहिए विलेज पंचायत, ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए आपकी पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए जिला परिषद। और ये तीनों के तीनों इनडायरेक्ट इलेक्शन से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। और इसके बाद से इन्होंने बोला कि जो विलेज पंचायत है ना शुड बी कंस्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो विलेज पंचायत होंगी ना इसमें क्या होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि बाय द पीपल, लोगों द्वारा इलेक्ट होंगे। जबकि वेयरएज द पंचायत समिति एंड जिला परिषद शुड बी कंस्टिट्यूटेड विथ इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर। जबकि इन्होंने पंचायत समिति और जिला परिषद की बात की कि ये सब क्या होने चाहिए, इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। उसके बाद से इन्होंने और क्या रिकमेंडेशन दिया, अगला देखते हैं। इन्होंने बोला कि ऑल द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी इंटरेस्टेड टू दीज बॉडीज, कि जितनी की जितनी प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटी होंगी कहाँ, लोकल इलाके में, लोकल एरिया में वो सारी की सारी डेवलपमेंट एक्टिविटी या फिर प्लानिंग एक्टिविटी किनको दे दी जाएगी, ये विलेज पंचायत को, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद को दी जाए। जबकि स्टेट काम करती है तो स्टेट की पावर को अब लोकल गवर्नमेंट के देने को बात की जा रही थी। पंचायत समिति शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी वाइल द जिला परिषद शुड बी द एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी। तो इन्होंने बोला पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होगा वो क्या होना चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव बॉडी मीन्स कि जो प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो प्लान बनेगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए होनी चाहिए। जबकि जिला परिषद क्या होनी चाहिए, एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी बॉडी होनी चाहिए। किसको, पंचायत समिति को एडवाइजरी करेगी, कोऑर्डिनेट करेगा, सुपरवाइजरी करेगा। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोल रहे हैं कि शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद, और जिला परिषद का चेयरमैन कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर जिसे हम डीएम बोलते हैं, उसे हम चेयरमैन बनाने की बात कर रहे थे। उन्होंने अगला जो रिकमेंडेशन दिया, देयर शुड बी ए जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डेमोक्रेटिक बॉडी। ये जो हम विलेज पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद बनाएंगे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो जेन्युइनली ट्रांसफ़र किया जाए पावर, ना कि बस फाइलों में ही रह जाए पावर, जैसे कि इंडिया में होता है कि हर चीज़ फाइलों में ही दब के रह जाता है। तो वो बोल रहे थे कि एक्चुअली में ट्रांसफ़र करो अगर चाहते हो तो काम करना। उसके बाद से बोल रहे हैं एडवोकेट रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर टू दिस बॉडी टू एनेबल देम टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन एंड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बोल रहे हैं कि जेन्युइन तो पावर ट्रांसफ़र करो ही करो, साथ ही साथ इनको इतना रिसोर्सेज दो जिससे कि ये काम कर सकें, प्लानिंग कर सके, डेवलपमेंट कर सके किसी भी लोकल एरिया का, किसी भी जिला का, किसी भी ब्लॉक का। तो ये रिकमेंडेशन किन्होंने दिया था, बलवंत राय मेहता जी ने। अब कब आई थी कमेटी, 1957 पे। तो ये डेट पूछ सकता है कि 1957 कब आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी और इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया था, जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा। और सबसे पहले इनके रिकमेंडेशन की बात से राजस्थान गवर्नमेंट ने, राजस्थान पहली स्टेट है जिन्हें इस्टेब्लिश किया क्या, पंचायती राज। दिस स्कीम वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन अक्टूबर 2, 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो सब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमें किस राज्य में या फिर सबसे कहाँ देखने को मिलता है, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। और कब, 1959 में ही। उसके बाद से राजस्थान के बाद से आंध्र प्रदेश ने कर दिया था और अडॉप्ट किया था सिस्टम। उसके बाद से धीरे धीरे सारी स्टेटों ने कर रखा था, लेकिन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ। ये स्टेट लॉ से द्वारा ही हो रहा है, स्टेट लॉ के द्वारा से ही हो रहा है। उसके बाद से जो अगली कमेटी है हमारी अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी का भाई इन दिसंबर 1977 जनता गवर्नमेंट अपॉइंट ए कमेटी ऑन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता। तो दिसंबर 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट ने क्या किया, रिकमेंड मतलब कि एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए कमेटी बनाई, जिसका चेयरमैन कौन थे, अशोक मेहता जी चेयरमैन थे उसके। और इन्होंने, अशोक मेहता जी ने, इट सबमिट इट्स रिपोर्ट इन अगस्त 1978 एंड मेड 132 रिकमेंडेशन टू रिवाइविंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम इन द कंट्री। अशोक मेहता जी ने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया, 1978 में। और इन्होंने कितने पॉइंट रिकमेंड किए, 132 पॉइंट रिकमेंड किए, कहाँ लिए, रिवाइव और स्ट्रेंथ करने के लिए, जो डिक्लाइन हो रही थी पंचायती राज सिस्टम इंडिया में, जो लोकल गवर्नमेंट खत्म हो रहा था, उसके लिए उन्होंने 132 पॉइंट रिकमेंड कर दिए। और कुछ मेन, अब 132 पॉइंट तो पढ़ नहीं सकते तो कुछ मेन पॉइंट पढ़ते हैं। मेन पॉइंट इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने जो पहला मेन रिकमेंडेशन दिया, इन्होंने बोला कि 3 टायर सिस्टम ऑफ द पंचायती राज शुड बी रिप्लेस बाय 2 टायर सिस्टम। तो जो बलवंत राय मेहता बोल रहे थे 3 टीयर की बात कर रहे थे, उसको इन्होंने बोल दिया कि अब 2 टीयर बता दो। और 2 टीयर में क्या होगा, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो इट
द मंडल पंचायत होगी जो कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ द विलेजेस विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 15,000 टू 20,000। तो बलवंत राय मेहता जी क्या बोल रहे हैं? बलवंत राय मेहता जी बोल रहे हैं कि 3 टायर बनाने के बजाय हमें क्या बनाना चाहिए, 2 टायर सिस्टम बनाना चाहिए। और फर्स्ट जो होना चाहिए वो जिला परिषद होनी चाहिए, और जो सेकंड होना चाहिए वो मंडल पंचायत होनी चाहिए। और मंडल पंचायत ये पॉपुलेशन के बेसिस पे कंस्टिट्यूट करना चाहिए 15,000 से कितना 20,000 के बीच में। और जो ये सेकंड रिकमेंडेशन देते हैं कि द डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अंडर द पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट्स। तो बोलते हैं कि जो स्टेट के पावर को हम डिसेंट्रलाइज करेंगे बहुत सारी लोकल बॉडीज़ में, तो वो क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जो होगी ना ये फर्स्ट पॉइंट होगा। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट के बाद से कहीं हम क्या करेंगे, पावर को डिवॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पे करेंगे। उसके बाद से ये बोल रहे हैं कि जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ये बोल रहे हैं कि जो जिला परिषद होगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा उसको क्या बनेंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाएंगे, ये एग्जीक्यूट करेगा। जबकि बलवंत राय मेहता जी क्या बोल रहे थे, ब्लॉक को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने के लिए और जिला को एज ए सुपरवाइजरी बॉडी, इससे जो हेल्प करेगा। और ये बोल रहे हैं कि जिला को क्या बनानी चाहिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनानी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होगा प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो ये अगला रिकमेंडेशन देते हैं कि देयर शुड बी ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल द लेवल ऑफ पंचायत इलेक्शन। कि जैसे हमारे एमपी एमएलए जो स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, तो उसमें ऑफिशियल पार्टी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, वैसी पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं। वैसे ही ये बोलते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो चुनाव होगा उसमें भी ऑफिशियल पार्टी पार्टिसिपेट करनी चाहिए। उसके बाद से जो अगला रिकमेंडेशन देते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन टू मोबाइल देयर ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मोबिलाइज देयर ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो बोलते हैं कि जैसे कि सेंटर के पास प्लस स्टेट के पास क्या करने का, टैक्स लगाने का पावर है, वैसे ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास भी पावर होना चाहिए जिससे कि अपने ये खुद के खर्चे चलाने के लिए चला सके। उसके बाद से जो अगला बोलते हैं कि देयर शुड बी अ रेगुलर सोशल ऑडिट बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी and by a committee of legislature to check whether the fund allotted of the vulnerable social and economic groups are actually spent on them। बोलते हैं कि क्या सोशल ऑडिट मीन्स कि जो काम करेगी पंचायती राज उसको ऑडिट किया जा सके, लोग पूछ सकें कि आप जो ये काम कर रहे हो इसमें कितने पैसे लगे, आप कौन कौन से चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, मटेरियल क्या इस्तेमाल कर रहे हो, आपने कितने पैसे कहाँ खर्च किए, तो इसके लिए उसको सोशल ऑडिट बोलते हैं। तो बोल रहे हैं क्या कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होनी चाहिए, एजेंसी होनी चाहिए जो सोशल ऑडिट कर सके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, और साथ ही साथ एक कमेटी ऑफ लेजिस्लेचर होनी चाहिए जो चेक कर सके जो पैसे हमने अलॉट किए थे वेनरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप के लिए वो एक्चुअली उन पर खर्चा हो रहा है कि नहीं। और जो अगला ये बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट सुपरसीड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट सुपरसीड मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि तुम्हारा पावर डिवॉल्व किया जाएगा, उस पावर को ये डिवॉल्व करें ही करें, ना कि बोल दे कि हम पावर नहीं डिवॉल्व करेंगे। इन केस ऑफ इम्पेरेटिव सुपर सेशन, अगर जबरदस्ती सुपर सेशन भी करते हैं तो इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द सुपर सेशन। जब इन्होंने सुपर सेशन किया था उसके 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाए, ये बोलते हैं। उसके बाद अगला बोलते हैं कि द न्याय पंचायत शुड बी केप्ट एज ए सेपरेट बॉडी फ्रॉम डेट ऑफ द डेवलपमेंट पंचायत। तो जो ये बोल रहे हैं कि जिला परिषद और मंडल पंचायत बनाने के लिए, तो ये मंडल पंचायत क्या है, ये डेवलपमेंट बॉडी है, ये लोकल एरिया के लिए डेवलपमेंट की बात करते हैं। जबकि न्याय पंचायत क्या होता है, जस्टिस के लिए, जस्टिस के लिए जो पंचायत बनी वो एक सेपरेट बॉडी बनानी चाहिए इस डेवलपमेंट बॉडी से अलग, क्योंकि अब एक ही चीज़, एक ही आदमी को आप न्याय करने के लिए भी दे दो, जस्टिस देने के लिए भी और डेवलपमेंट देने के लिए भी, तो ये नहीं कर पाएगी वो बॉडी। तो इसलिए वो बोलते हैं कि एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो रिकमेंडेशन देते हैं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड बी ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द पंचायती राज इलेक्शन। तो बोल रहे हैं कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा स्टेट लेवल पे, वो क्या करे, कंसल्ट करे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन से, और उसके बाद से ये इलेक्शन कराएं पंचायत लेवल पे। उसके बाद से बोलते हैं ये डेवलपमेंट फंक्शन शुड बी ट्रांसफर टू द जिला परिषद एंड ऑल द डेवलपमेंट स्टाफ शुड बी वर्क अंडर इट्स कंट्रोल एंड सुपरविजन। जो डेवलपमेंट फंक्शन है आप किसको दे दो, जिला परिषद को दे दो। जबकि बलवंत राय मेहता बोल रहे थे कि ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए, तो ये उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं कि आप जिला परिषद को दे दो और जितने डेवलपमेंट स्टाफ होंगे वो किसके कंट्रोल में होंगे, जिला परिषद के, और उसके अंदर ही काम करेंगे। उसके बाद से बोल रहे हैं वॉलंटरी एजेंसी should play an important role in the mobilizing
द सपोर्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम पंचायती राज। कि जो वॉलंटरी एजेंसी होंगी, जैसे जो एनजीओ होती हैं वो क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे लोगों को सपोर्ट करने के लिए पंचायती राज को। उसके बाद से बोलते हैं मिनिस्टर फॉर पंचायती राज शुड बी अपॉइंटेड इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लुकिंग आफ्टर द अफेयर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और ये बोलते हैं कि प्रॉपर मिनिस्टर होना चाहिए। जब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट में एक मिनिस्टर ही बनाया जाए, किसके लिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, कि जो पंचायत के बारे में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ही संभाले। उसके बोलते हैं कि जो सीट होंगे ना एससी और एसटीज के लिए शुड बी रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, कि किसी स्टेट में कितनी एससी पॉपुलेशन है कितनी एसटी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे क्या होनी चाहिए, सीट रिजर्व होनी चाहिए एससी एसटी पॉपुलेशन के लिए, ये बोल रहे हैं। उसके बाद से बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन शुड बी अकॉर्डेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्या बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दिया जाए, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखवा दिया जाए, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ से चल रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेचर के बजाय आप कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दो पंचायती राज। और बोल रहे हैं दिस वुड बी गिवन देम ए रिक्विजिट स्टेटस सेंसिटी एंड स्टेचुरी एंड इंश्योर द कंटिन्यूइंग फंक्शनिंग, कि आप अगर इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दोगे तो इनकी सेंटिटी बनी रहेगी और ये कंटिन्यूअस फंक्शन करेंगे। लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म नो एक्शन कुड बी टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी एट द सेंटर लेवल। हुआ क्या कि जनता पार्टी गवर्नमेंट चली गई, जनता पार्टी गवर्नमेंट खत्म हो जाने के चलते कोई जो अशोक मेहता ने रिकमेंडेशन दिया था उस पर सेंटर लेवल पे कुछ एक्शन नहीं लिया गया। और एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिर कैसे रिवाइव होगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो कुछ नहीं हुआ। कुछ स्टेट्स थे जैसे कि कर्नाटका, बंगाल, आंध्र प्रदेश took step to revitalizing the पंचायती राज keep in the view of some of the recommendation of अशोक मेहता। कुछ अशोक मेहता ने जो रिकमेंडेशन दिए थे उनके रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने स्टेट में वैसे लॉ बनाए। तो जो अगली कमेटी है वो है जीवीके राव कमेटी। जीवीके राव कमेटी द कमेटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जीवीके राव वाज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1985। प्लानिंग कमीशन ने जीवीके राव कमेटी बनाई। क्या लिए कमेटी बनाई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन को क्या करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन ने 1985 में कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन कौन थे, जीवीके राव जी चेयरमैन थे। और इस चेयरमैन थे द कमेटी कम टू कंक्लूजन डेट की डेवलपमेंट प्रोसेसेस वर ग्रेजुअली ब्यूरोक्रेटाइज एंड डाइवोर्स फ्रॉम द पंचायती राज। कि जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस है ना, जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस है वो क्या हो गया है, ब्यूरोक्रेटाइज हो गया है। ब्यूरोक्रेटाइज मीन्स कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम है, उन्हीं लोगों के पास ही है सारे के सारे डेवलपमेंट फंक्शन। लोकल पंचायती राज को दिया ही नहीं गया, पंचायती राज तो बहुत दूर है। दिस फिनोमिना ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज अगेंस्ट द democratization weakening the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिजल्टिंग इन व्हाट इज एप्ट कॉल ग्रास विदाउट रूट। तो जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया था उसने क्या रिजल्ट किया कि जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो हमने स्टेट्स के पावर को डिवॉल्व किए थे ग्रास रूट लेवल पे, वो एक्चुअली में हुआ ही नहीं था। तो वो बोल रहे हैं कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रास विदाउट रूट, कि ग्रास तो है लेकिन उसका रूट ही नहीं है। तब कोई ग्रास बिना रूट के रहेगी तो आप ही समझ सकते हैं कि क्या वो ग्रास ही रहेगी, क्या ही वो घास रहेगी, है ना। तो ये बोलते हैं। तो ये उन्होंने कुछ बोला कि फिर से इन्होंने दी हिंस द कमेटी मेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन टू स्ट्रेंथिंग एंड रिविटलाइजिंग द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने के लिए इस कमेटी ने क्या दिया, कुछ रिकमेंडेशन दिए। पहला रिकमेंडेशन देते हैं ये कि डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी डेट इज द जिला परिषद शुड बी ए पिवोटल इंपॉर्टेंस इन द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। कि जो जिला परिषद होगा ना, जो जिला परिषद होगा ये क्या होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब वो सेंटर होगा जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन स्कीम के। डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं द डिस्ट्रिक्ट इज द प्रॉपर यूनिट फ्रॉम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड जिला परिषद शुड बिकम द प्रिंसिपल बॉडी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑल द डेवलपमेंट प्रोग्राम विच कैन बी हैंडल्ड एट दैट लेवल। कि बोलते हैं क्या कि डिस्ट्रिक्ट क्या होगी, जो ये भी डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं कि प्रॉपर यूनिट है प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए। कि जितने भी किसी लोकल एरिया में जितने प्लान होंगे, कितने डेवलपमेंट होंगे, ये कौन करेगा, जिला परिषद ही कर सकता है। ये जिला परिषद क्या होगी, एक प्रिंसिपल बॉडी होगी जो मैनेज करेगी सारे के सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम को और हैंडल करेगी एट दैट लेवल पे। उसके बाद से जो ये दूसरा रिकमेंडेशन देते हैं वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द लोअर लेवल शुड बी असाइंड एन
इम्पॉर्टेंट रोल विथ रिस्पेक्ट टू द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग फ्रॉम द रूरल डेवलपमेंट, कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोअर लेवल पे उसे असाइन किया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी किस चीज़ में, प्लान करने में, इम्प्लीमेंट करने में, जो कि प्लानिंग पहले से बना होगा, और मॉनिटर करेगी रूरल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम चल रहे होंगे उसको मॉनिटर करने में हेल्प करेगी। उसके बाद से जो कुछ ये और रिकमेंडेशन देते हैं वो बोलते हैं कि जो सम ऑफ द प्लानिंग फंक्शन एट द स्टेट लेवल शुड बी ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग यूनिट फॉर द इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। तो वही बोलते हैं कि जो स्टेट लेवल पे जो प्लानिंग हो रही है ना रूरल एरिया के लिए उसको किसको ट्रांसफ़र कर दो, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग यूनिट को, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग यूनिट को कर दो, जिससे कि डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हो सके, इफेक्ट किया जा सके, कि जो हमने डिसेंट्रलाइज किया गया है कि जो स्टेट के पावर है ना वो आप डिस्ट्रिक्ट को दे दो कि अच्छे से प्लान कर सके और अच्छे से उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके। ए पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शुड बी क्रिएटेड, और क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जैसे पोस्ट क्रिएट किए जाने चाहिए। ही शुड बी एक्ट एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद, और जो जिला परिषद होगा उसका क्या काम करेगा, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का वो काम करेगा। एंड शुड बी इन चार्ज ऑफ ऑल द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने डेवलपमेंट क्या होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, उसका क्या होगा, वो चेयरमैन का काम करेगा। उसके बाद से बोलते हैं कि इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हेल्ड रेगुलरली, और मतलब हमें रेगुलरली ही इलेक्शन हो 5 सालों पे वो बोल रहे होंगे। इफ़ फाउंड डेट की इलेक्शन बिकम ओवरलोडेड फॉर वन आर मोर स्टेट इन 11 स्टेट्स, वन आर मोर टायर इन द 11 स्टेट, की मतलब एक से ज़्यादा टीयर, एक से मतलब 3 टीयर की बात करें तो एक से ज़्यादा टीयर पे इलेक्शन हुए ही नहीं है 11 स्टेटों में, तो उसकी बात कर रहे हैं कि इलेक्शन रेगुलर कराओ भाई, जितने दिन पे ही कराओ। अगली जो कमेटी है वो LM सिंघवी कमेटी का भाई 1986 में, इन 1986 राजीव गांधी गवर्नमेंट अपॉइंट a committee to prepare a concept paper on revitalization of the Panchayati Raj Institution for Democracy and Development under the chairmanship of LM सिंघवी। तो जब 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपॉइंट किया एक कमेटी काहे लिए, रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दोबारा से जन्म दिया जाए और डेवलप किया जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डेमोक्रेसी के लिए। तो LM सिंघवी ने कुछ क्या रिकमेंडेशन देंगे ये भी, तो जो पहला रिकमेंडेशन दिया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना उसको क्या किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया जाए, जो कि पहले कौन बात कर रहा था, अशोक मेहता जी बोल रहे थे। उसके बाद बोलते हैं काहे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज किया जाए, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनसे प्रोटेक्ट करेगा और प्रिजर्व करेगा। जो इलेक्शन रेगुलर नहीं हो रहे हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहेगा तो कराना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। तो अगर हम पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज कर देंगे तो क्या होगा, उनको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा और प्रिजर्प्शन मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन से। फॉर दिस पर्पस एक नया चैप्टर शुड बी एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक न्यू चैप्टर ही इस पर्पस के लिए क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली को रिकॉग्निशन देने के लिए एक न्यू चैप्टर ही ऐड कर देना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि दिस विल मेक देयर आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी रीजनेबल एंड सुटेबल इन वायलेट, जो कि क्या कर देगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिटी देगा और इनकी इंटीग्रिटी देगा और सस्टेनेबली इनवायलेट होगा, कि कोई उसे वायलेट नहीं कर पाएगा। इट ऑल्सो सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू इंश्योर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पंचायती राज बॉडी, और ये बोलते हैं कि क्या करने चाहिए, पंचायती राज इलेक्शन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन कराने के लिए क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देने चाहिए, जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। फ्री और फेयर इलेक्शन करने की बात कर रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो दे ही रहे हो पंचायती राज को, साथ ही साथ आप जो पंचायती राज है ना, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो इसका इलेक्शन होगा ना, उसके लिए भी कुछ प्रोविजन देना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देना, जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। नहीं तो आप अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है पंचायती राज बनाने का। उसके बाद से बोलते हैं कि न्याय पंचायत शुड बी इस्टेब्लिश फॉर ए क्लस्टर ऑफ द विलेज, जो न्याय पंचायत मतलब कि जस्टिस के लिए जो पंचायत बनेगी, कुछ ग्रुप ऑफ द विलेजेस के लिए एक ही न्याय पंचायत बना दो। उसके बाद से बोलते हैं कि विलेज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड टू मेक ग्राम पंचायत मोर विजिबल, कि जो विलेज को क्या किया जाएगा, ये जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा ग्राम पंचायत के लिए, कि एक गांव के लिए
एक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत बनाए जाए, जिससे कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो क्या हो सके, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके, या फिर ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी अच्छे से जा सके कि एक गाँव के लिए एक विलेज पंचायत होगा। तो इट ऑल्सो इम्पेथाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम सभा एंड इट कॉल द इम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ये बोलते हैं मतलब कि इम्पोर्टेंस देते हैं ग्राम सभा को। ग्राम सभा को क्या बोलते हैं, इम्बॉडीमेंट मतलब क्या, कि ये रूप है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी दो टाइप्स की होती है, एक इनडायरेक्ट होती है, एक डायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट में क्या होती है कि पीपल अपने पावर को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने चूजन रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने पीपल अपने पावर को डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि जो ग्राम सभा होगा ना, क्या होगा, एक प्रकार होगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, इम्बॉडीमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसके बाद से बोलते हैं कि विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। विलेज पंचायत को फाइनेंशियल रिसोर्सेज देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद से जुडिशियल ट्राइब्यूनल शुड बी एस्टेब्लिश इन ईच स्टेट टू एडजुडिकेट कंट्रोवर्सीज अबाउट द इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और बोलते हैं कि एक एक क्या होनी चाहिए, जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनने चाहिए। किसके लिए, अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन से कुछ कंट्रोवर्सी होती है। अगर सिंपल सी बात है, इसलिए जुडिशियल ट्राइब्यूनल की बात कर रहे हैं कि क्योंकि जो ट्राइब्यूनल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी जजमेंट देते हैं। अगर नॉर्मल कोर्ट सिस्टम में चले गए तो इंडिया में जानते हो सिविल जो कोर्ट है कितनी धीरे, या फिर जो क्रिमिनल कोर्ट है कितनी धीरे धीरे काम करती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जुडिशियल ट्राइब्यूनल होना चाहिए कि अगर कोई भी कंट्रोवर्सी होती है पंचायती राज के इलेक्शन से तो जल्दी से झट से सॉल्व किया जा सके और पंचायती राज दोबारा से इस्टेब्लिश किया जा सके। उसके बाद से जो अगली कमेटी है वो थोंगन कमेटी है। थोंगन कमेटी 1988 में आई थी। ये सब कमेटी ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये मतलब सब कमेटी है जो कंसल्टेटिव कमेटी थी पार्लियामेंट की। इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीके थोंगुन टू एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ए पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। कि जो काहे लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, एग्जामिन करने के लिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट, काहे लिए, पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करने के लिए। दिस कमेटी सजेस्ट फॉर द स्ट्रेंथिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए है पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने के लिए। तो इन्होंने कुछ पहला रिकमेंडेशन क्या दिया, पहला ये भी बोल रहे हैं कि पंचायती राज बॉडी शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज रिकॉग्नाइज, कि जो पंचायती राज बॉडी है उसे कॉन्स्टिट्यूशनली क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन से ही दे दिया जाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि ये भी 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज विथ पंचायत एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये भी बोल रहे हैं 3 टियर ऑफ पंचायत की, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद से बोल रहे हैं कि जिला परिषद शुड बी द पिवोट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। और जिला परिषद क्या होना चाहिए, जिला परिषद क्या होनी, सेंटर होनी चाहिए किस चीज़ का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। और इससे अब बाकी होने चाहिए विलेज पंचायत और ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत होंगी। इट शुड बी एक्ट एज ए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी इन द डिस्ट्रिक्ट। और जो जिला परिषद क्या होगा, ये भी एक्ट करेगा एज ए प्लानिंग और डेवलपमेंट एजेंसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद से बोलते हैं कि पंचायती राज बॉडी शुड हैव फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर। अब कोई पहली बार बात कर रहा टेन्योर की या टर्म की, कि कितने साल के लिए टर्म होनी चाहिए, 5 सालों के लिए फिक्स होना चाहिए, फिक्स 5 साल के लिए होना चाहिए पहली बार। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहली बार किसने बात की थी कि फिक्स टेन्योर ऑफ होनी चाहिए 5 सालों के लिए, या फिर ये पूछ सकते हैं सबसे बार कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने के लिए किसने बात की थी, कौन से कमेटी ने बोली थी। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बोलते हैं कि द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सेशन ऑफ ए बॉडी शुड बी 6 मंथ। तो वहीं 6 महीने तक ही सुपरसीड कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट, उससे 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराने होंगे। उसके बाद से ये बोलते हैं कि प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी शुड बी सेटअप एट द स्टेट लेवल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। क्या होनी चाहिए, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनानी चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी कहाँ बनानी चाहिए, स्टेट लेवल पे एक बॉडी बनानी चाहिए। मतलब बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि स्टेट लेवल पे एक क्या बनानी चाहिए, बॉडी बनानी चाहिए, जिसमें क्या होनी चाहिए, मिनिस्टर होने चाहिए प्लानिंग के लिए। और जो प्रेसिडेंट होंगे ना, जितने प्रेसिडेंट होंगे, जिला परिषद के जो प्रेसिडेंट होंगे वो इस बॉडी के मेंबर होंगे। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि एक सेंटर लेवल पे एक बॉडी बनाओ, स्टेट लेवल पे एक बॉडी बनाओ
जिसमें मिनिस्टर होगा उसका चेयरमैन होगा, जो मिनिस्टर होगा प्लानिंग मिनिस्टर होगा वो क्या होगा, चेयरमैन होगा, और जितने जिला परिषद पे जो प्रेसिडेंट होंगे वो इसके मेंबर होंगे। उसके बाद ये बोलते हैं कि डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर द पंचायती राज शुड बी प्रिपेयर एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि डिटेल लिस्ट दे दो कि क्या क्या पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें क्या क्या काम दिए जाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखवा दो, वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि पंचायत कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि स्टेट चाहेंगे ही नहीं कभी अपने पावर को डिवोल्व करना। उसके बाद से बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन ऑफ सीट इन ऑल द 3 टियर शुड बी बेसिस ऑन द पॉपुलेशन। अशोक मेहता जी भी बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, SC ST पॉपुलेशन के लिए रिजर्वेशन देनी चाहिए, और ये भी बात कर रहे हैं। लेकिन ये रिजर्वेशन की तो बात कर रहे हैं, साथ ही साथ देयर शुड ऑल्सो बी अ रिजर्वेशन फॉर वुमेन, ये वुमेन के रिजर्वेशन के लिए भी बात कर रहे हैं। तो ये बोल सकता है कि सबसे पहली बार किस कमेटी ने वुमेन के रिजर्वेशन के लिए बात की थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, किसने की थी, थुंगुन कमेटी ने। उसके बाद से बोलते हैं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन शुड बी सेट अप इन ईच स्टेट, हर स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। इट वुड ले डाउन द क्राइटेरिया एंड गाइडलाइंस फॉर द डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, क्राइटेरिया और प्लस गाइडलाइंस देगा कि स्टेट गवर्नमेंट को कितने पैसे देने चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को उनके काम करने के लिए। उसके बाद से बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद, और ये भी बोल रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो क्या होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जिला परिषद का। उसके बाद से जो अगली कमेटी है वो है गडगिल कमेटी। ये जो कमेटी है द कमेटी ऑन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम was constituted in 1988 by the Congress Party under the chairmanship of V.N. Gadgil. तो Committee on Policy and Program constituted Congress Party. Committee on Policy and Program was constituted in 1988 by Congress Party under the chairmanship of V.N. Gadgil द्वारा। गडगिल के चेयरमैनशिप में कांग्रेस पार्टी ने क्या की थी, कमेटी बनाई थी। दिस कमेटी वाज आस्क्ड टू कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी मेड इफेक्टिव, मतलब कितने बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इफेक्टिव किया जा सकता है, उसके लिए आप रिकमेंडेशन दिए। तो गडगिल कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, पहला रिकमेंडेशन जो उन्होंने दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस शुड बी बेस्टोड ऑन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब ये भी बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। उसके बाद से बोलते हैं 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज विथ पंचायत एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये भी बोल रहे हैं 3 टियर होनी चाहिए पंचायती राज सिस्टम, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद से बोल रहे हैं जो टर्म ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी फिक्स एट 5 ईयर, 5 सालों के लिए इनके टर्म फिक्स कर दो। उसके बाद से बोल रहे हैं कि द मेंबर ऑफ पंचायत राज एट ऑल द 3 लेवल शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड। तो पहली बार कोई डायरेक्टली इलेक्टेड बात कर रहा है तीनों लेवल पे है कि जो मेंबर होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। उसके बाद से बोल रहे हैं रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड वुमेन, जो कि पहले भी बात कर रहे थे, थुंगुन कमेटी भी बात कर रही थी। उसके बाद से बोल रहे हैं पंचायती राज बॉडी शुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और पंचायती राज जो बॉडी होंगी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि वो प्रिपेयर करे और इम्प्लीमेंट करे क्या, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम लोकल लेवल पे। और बोल रहे हैं कि इस पर्पस के लिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स शुड बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफाइड कर दो कि कौन कौन से काम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को काम करने हैं या फिर लोकल गवर्नमेंट को कौन कौन से काम करने हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखवा दो, जिससे कि क्लियर हो सके कि पंचायत को कि हमें क्या क्या काम करने हैं। उसके बाद से बोलते हैं पंचायती राज बॉडी शुड हैव द एम्पावर टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस एंड ड्यूटीज। पंचायती राज के पास पावर हो कि वो टैक्स लगा सके, कलेक्ट कर सके और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी टैक्स लगा सके। उसके बाद से बोलते हैं ये भी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर द एलोकेशन ऑफ फाइनेंसेस टू द पंचायत, की स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने की बात करते हैं। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन टू द पंचायत के इलेक्शन कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होना चाहिए। द एबव रिकमेंडेशन ऑफ गडगिल कमेटी बिकम द बेसिस फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ अमेंडमेंट बिल एट द कन्फेरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाएगा तो जो गडगिल कमेटी थी उसके जो रिपोर्ट्स थे वो क्या बनेंगे, बेसिस बनेंगे जो बिल ड्राफ्ट होंगे उसके। तो सबसे पहली बार ऐसे तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने प्रयास किया था बट वो फेल हो गए। उसके बाद से VP सिंह गवर्नमेंट ने प्रयास किया था, वो भी फेल हो गए। राजीव गांधी गवर्नमेंट भी फेल हो गए, VP सिंह गवर्नमेंट भी फेल हो गए। फिर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने पास कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। तो द कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर द
Prime Ministership of P.V. Narasimha Rao once again considered the matter of constitutionalizing the पंचायती राज bodies। तो वहीं पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट ने किया कोशिश, वो भी फेल हो गए, फिर वीपी सिंह गवर्नमेंट ने किया, वो भी फेल हो गए, फिर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने कोशिश किया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया। इट ड्रास्टिकली मॉडिफाई द प्रपोजल इन दिस रिगार्ड एंड डिलीटिंग द कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट। तो वहीं जो राजीव गांधी गवर्नमेंट और वीपी सिंह गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट थे उसको नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया और मॉडिफाई कर दिया। और इन्होंने क्या लाया, लोकसभा में बिल लाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। द बिल फाइनली इमर्जेस, वहीं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के नाम से जाना जाता है और केम इनटू फोर्स 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डे एवरी ईयर। तो ये याद करिएगा, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डे। इंडिया में पंचायती राज डे भी बोल सकते हैं, पंचायती राज डे मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो ये गांठ बांध के याद कर लीजिए, ये पूछ सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो मिल गया अब हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक देख लेते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या स्पेसिफाई करता है या फिर उसका सिग्निफिकेंट क्या है, क्या कुछ बताता है। तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट क्या पढ़ लेते हैं। तो इस एक्ट ने क्या ऐड किया, एक न्यू पार्ट 9th टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या ऐड किया था, पार्ट 9 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक नया पार्ट ही ऐड कर दिया जिसे पार्ट 9 बोला गया। दिस पार्ट इंटाइटल्ड एज पंचायत्स एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O। और ये जो पार्ट 9 बना था उसको क्या नाम दिया हमने, पंचायत नाम दिया, पंचायत नाम दिया। और इसमें कितने आर्टिकल थे, 243 से 243O तक इसमें आर्टिकल्स थे। और साथ ही साथ ये पार्ट 9 तो जोड़ा ही जोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इन एडिशनली द एक्ट हैज़ ऑल्सो एडेड ए न्यू 11th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हो रहा है, एक न्यू पार्ट ऐड हो रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे पार्ट 9 बोला जा रहा है। और साथ ही साथ एक नई शेड्यूल ऐड हो रही है, उसे बोल रहा है शेड्यूल 11th शेड्यूल ऐड की गई। दिस शेड्यूल कंटेंट 29 फंक्शन आइटम ऑफ द पंचायत्स। और इस शेड्यूल में क्या बताया गया, 29 फंक्शन किस चीज़ के, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। पहले ही बोल रहे थे, जैसे कि ये भी बोल रहे थे, गढ़ीगल कमेटी की जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको क्या कर दिया जाए, यहाँ बोल रहे हैं ना कि लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स शुड बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में बता ही दो कि क्या क्या करना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो इसीलिए हमने 11 शेड्यूल बनाए और उसमें 29 फंक्शन बता दिए कि ये काम करने हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो आर्टिकल 243G में लिखा गया है। उसके बाद से बोलते हैं कि अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक जो था ना, जो हमारा DPSP है ना, DSP जो है हमारा पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें लिखा है, उसमें आर्टिकल है 40। उस आर्टिकल 40 को ये क्या करता है, जिंदा करता है, या फिर मतलब बोल सके तो रियलिटी में लाता है। दिस एक्ट हैव गिवन द प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच से कि द स्टेट शेल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इंडाउ देम विथ सच पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो वहीं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पार्ट 9 तो जोड़ दिया और साथ ही साथ 11th शेड्यूल जोड़ दिया, जिसमें 29 सब्जेक्ट बताए गए थे क्या क्या काम करने हैं। तो वहीं पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। ये जो आर्टिकल DPSP का हमने पहले बता ही दिया। ये जो एक्ट है ना, गिव ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सिंपल सी बात है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या दे दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था। इट हैज ब्राउट देम अंडर द प्रीव्यू ऑफ जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मीन्स कि अगर स्टेट गवर्नमेंट उस हिस्से को लागू नहीं करती है, लागू इन द सेंस कि अगर उससे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं ना, तो जो लोकल एरिया के लोग हैं, जैसे लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर जो जिला परिषद बोल सकते हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं कि स्टेट जो है ना, ये हमें ये पावर नहीं दे रही है। तो जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि आप कोर्ट जा सकते हो कि ये चीज़ें लागू नहीं हो रहा है। इन अदर वर्ड, स्टेट गवर्नमेंट आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट ए न्यू पंचायती राज सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। वहीं बोला जा रहा है कि अब स्टेट गवर्नमेंट को करना ही करना था एक न्यू पंचायती राज सिस्टम, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बताया गया था। कॉन्सिक्वेंटली नाइदर द फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज नॉर होल्डिंग द इलेक्शन एट द रेगुलर इंटरवल डिपेंडिंग ऑन द विल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एनी मोर। सिंपल सी बात है कि अब स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं था कि पहले जब स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी तब इलेक्शन कराती थी, जब मन करे तब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाते थे, जब मन करते थे ख़त्म कर देते थे। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के विल पे, इच्छा पे 1% भी डिपेंड नहीं कर रहा।
अब नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कोर्ट चले जाएंगे। अब कुछ 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके कुछ प्रोविजन देख लेते हैं। तो ये दो ग्रुप में, द प्रोविजन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी ग्रुप इन 2 कैटेगरी, मतलब 2 कैटेगरी में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोविजन को देखा जा सकता है। एक कंपलसरी प्रोविजन, एक वॉलंटरी प्रोविजन। कंपलसरी प्रोविजन को हम मैंडेटरी और ऑब्लिगेटरी प्रोविजन भी बोलते हैं, जो कि प्रोविजन ऑफ द एक्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन द स्टेट लॉ क्रिएटिंग ए न्यू पंचायती राज सिस्टम। और जो वॉलंटरी मतलब कंपलसरी प्रोविजन मतलब कि आपको करना ही करना है, कंपल्सन है, एकदम जरूरी है। और जो वॉलंटरी है ये स्टेट गवर्नमेंट के मन के मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता था कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये पावर दे, नहीं चाहे तो ना दे। तो वहीं बोल रहा है कि द वॉलंटरी प्रोविजन ऑन अदर हैंड मे बी इंक्लूडेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो दे, नहीं चाहे तो ना दे। वॉलंटरी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इंश्योर द राइट ऑफ द स्टेट्स टू टेक लोकल फैक्टर्स लाइक जियोग्राफी, पॉलिटियो, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर। वहीं कि मतलब कि ये तो वॉलंटरी प्रोविज़न वो हैं कि जो स्टेट को गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है किसी एरिया के ज्योग्राफी को लेकर, उस इलाके की पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसके ध्यान में देते हुए रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वॉलंटरी प्रोविज़न दे या फिर ना दे, लेकिन कंपलसरी प्रोविज़न देना ही देना है। ये जो एक्ट है सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ द ग्रासरूट डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो वहीं सिंपल सी बात है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कर दिया था, अब ग्रासरूट लेवल पे डेमोक्रेसी को ला दिया था, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन था, आपको करना ही करना है। इट ट्रांसफर द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। वहीं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बना दिया था, क्योंकि हमने बताया कि डेमोक्रेसी दो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने खुद पावर इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बता रहे हैं। ये रिवोल्यूशनराइज कॉन्सेप्ट था टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रासरूट लेवल इन द कंट्री। अब देख लेते हैं कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना, इसके प्रोविजन कहाँ कुछ इलाके हैं जहाँ पे लागू नहीं होते हैं, कुछ स्टेट हैं और कुछ एरिया हैं जहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, उसके प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं। वो कौन से एरिया हैं? तो द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो कौन कौन से स्टेट में? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में ये जो एक्ट है ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो अप्लाई नहीं होते हैं। और कुछ और भी एरिया हैं जैसे कि शेड्यूल्ड एरिया एंड द ट्राइबल एरिया इन द स्टेट, और इसके बाद से द हिल एरिया ऑफ मणिपुर फ्रॉम विच द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट। उसके बाद से दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे नागालैंड बता ही दिया, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद से शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया, जो हिल ऑफ मणिपुर वाला इलाका है, दार्जिलिंग वाला दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के, दार्जिलिंग गोरखा काउंसिल। लेकिन पार्लियामेंट में एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट टू द शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एज इट में स्पेसिफाई। लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है कि ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोविजन है वो शेड्यूल एरिया में भी और ट्राइबल एरिया में भी क्या कर सकता है, लागू कर सकता है, कुछ एक्सेप्शन और कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। और इसी को मतलब शेड्यूल एरिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के प्रोविजन को लाने के लिए ना पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया जिसे हम बोलते हैं पीसा एक्ट, या फिर क्या बोलते हैं पीसा एक्ट, या फिर एक्सटेंशन एक्ट भी बोलते हैं, 1996। तो देखते हैं। तो प्रोविजन ऑफ पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल टू द 5th शेड्यूल एरिया। तो हमने देखा कि शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया में लागू नहीं होता है, तो 5th शेड्यूल एरिया में भी लागू नहीं होता है जो प्रोविजन है पार्ट 9th के जो प्रोविजंस हैं। तो इसको एप्लीकेबल के लिए हाउएवर द पार्लियामेंट में एक्सटेंड दिस प्रोविजन टू सच एरिया सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एज इट में स्पेसिफाई। तो वही हमने बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि ये जो पार्ट 9th के प्रोविजंस है वो शेड्यूल एरिया में भी और ट्राइबल एरिया में भी क्या कर सकता है, लागू कर सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के साथ। तो गवर्नमेंट लेना है अंडर दिस प्रोविजन द पार्लियामेंट हैज इनेक्ट द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। तो इसी पावर को इस्तेमाल करते हुए जो पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एक्ट लाया जिसे बोलते हैं पीसा एक्ट 1996। पीसा एक्ट मीन्स को प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, इसका फुल फॉर्म ये है प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया 1996। इसे हम पॉपुलरली पीसा एक्ट भी बोलते हैं या फिर एक्सटेंशन एक्ट भी बोलते हैं। और कौन कौन से शेड्यूल एरिया आते हैं? शेड्यूल एरिया जहाँ पे है ये पार्ट 9th नहीं लागू होता है। तो 5th शेड्यूल एरिया कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान। ये ऑल द 10 स्टेट्स केवल और केवल 10 स्टेट्स में है, इंडिया के 10 स्टेट्स में है, 10 स्टेट्स में है, हैव इनेक्टेड द रिक्विजिट कंपल्सन लेजिस्लेशन बाय द अमेंडिंग द रिस्पेक्टिव पंचायती राज एक्ट्स। तो ये 10 स्टेट्स में पीसा एक्ट की वजह से हमने क्या कर दिया, पंचायती राज के पार्ट 9 के जो प्रोविजन से हमने लागू कर दिया यहाँ पे भी। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन पहला था हमारा, ये मैच करना था कि इन्होंने बोला कि अशोक मेहता कमेटी ने क्या बोला था। तो अशोक मेहता कमेटी ने, जीवीके राव कमेटी ने, एलएम सिंघवी कमेटी और सरकारिया कमीशन। तो पहला है रिकमेंडेड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, रिकॉग्नाइज, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। उसके बाद तो बोलते हैं सजेस्टेड दैट कि लोकल गवर्नमेंट शुड बी गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। उसके बाद से प्रपोजल ऑफ द 2 टायर सिस्टम्स और रिवाइव द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन टू द वर्किंग ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। तो आप इसका आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो ये सेकेंड वाला है इसको हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड बोलता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडी। यहाँ पे क्या देते हैं, अर्बन लोकल बॉडी नहीं, ये किसके लिए था, रूलर लोकल बॉडी। तो ये ऑप्शन हमारा गलती हो गया, या फिर स्टेटमेंट। उसके बाद से बोलता है ये जो सेकेंड स्टेटमेंट दे रखे कि पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, जिसे हम बोले पीसा एक्ट 1996, एक्सटेंडेड द प्रोविजन ऑफ पंचायत टू द ट्राइबल एरिया ऑफ 12 स्टेट नहीं 10 स्टेट। तो ये भी गलती हो गया। नेशनल पंचायती डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल एवरी ईयर इन द इंडिया। तो हमने बोला कि 24 अप्रैल 1993 को 73rd जो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ था, लागू हुआ था, इन्फोर्स हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल और केवल सेकेंड ऑप्शन सही है, केवल और केवल 3 सही है, ये दोनों गलती है।